बिग स्टॉक में सबसे पहले मैंने लिया है लार्सन एंड ट्यूब्रो। मेरे ख्याल से आज ये एक शानदार रैली आपको दिखा सकता है। हैदराबाद का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है बुरी तरीके से फंसे थे ये। तेलंगाना सरकार है, ये 2000 करोड़ रुपए दे रही है कि लो आप 2000 करोड़ रुपए लो, हम आपको एग्जिट दे रहे हैं 2000 करोड़ में। भागते भूत के लंगोटी से ही वो एक जो चीज़ होती है ना, वो ये इनको एग्जिट मिल गई एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन से। दो हाथ जोड़े, दोबारा नहीं करेंगे, वो करके एल&टी बाहर हो रहा है। CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है, जो कहते हैं बकिंग द ट्रेंड। आज सुबह बिग स्टॉक्स में इसका उल्लेख भी किया गया था। चलिए मार्केट की शुरुआत करते हैं, यानी शो की शुरुआत करते हैं अब। और एक डिज़ास्ट्रस डे और डिज़ास्ट्रस वीक। एल&टी ऑफ कोर्स एक बकिंग द ट्रेंड जैसा वीरू ने एक्सप्लेन किया। अब देखिए निफ्टी 24,660 पर, ये क्या आज ही मार्केट 450 लगाने के मूड में है? जिस तरीके से ये मार्केट अब फिसला है। अच्छा वीरू, पता है वीरू, एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या हो रही है? आज के दिन की सिग्निफिकेंस है। आज ही के दिन पिछले साल, ऑब्वियसली एक दिन बाद, लेकिन कल क्योंकि सैटरडे है तो आज के दिन मान लेते हैं, पिछले साल निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जड़ा था। पिछले साल 27 सितंबर को, और क्योंकि कल 27 को छुट्टी है, निफ्टी ने 26,277 का रिकॉर्ड हाई बनाया था पिछले साल आज ही के दिन। ठीक है, मतलब, और अब हम 24,700 भी बचाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए किस तरीके से मार्केट गिरा है। और आज की ट्रेड में जो मुझे सबसे ख़राब चीज़ लगी वो है मिड कैप्स का टूटना। मिड कैप जिस तरीके से टूटे हैं और जिस तरीके से मिड कैप की आज पिटाई हुई है, धुलाई हुई है, 2% नीचे मिड कैप इंडेक्स इस समय। और एज एक्सपेक्टेड फार्मा और आईटी ने लीड किया डिक्लाइन को। बहुत लोगों ने सुबह ब्रेवाडो दिखाया था कि नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। देख लिया आपने स्क्रीन पर कितने गिरे, आईटी और फार्मा दोनों, और दोनों में बड़ी गिरावट आई। सिर्फ एक ऑटो सेक्टर है जो थोड़ा सा बुल्स का साथ दे रहा है, लेकिन वो भी बेचारा अकेला कब तक, उसने भी गिव अप कर दिया, उसने भी हथियार डाल दिए पिछले 15-20 मिनट में। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आता है हमारे लिए। आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है फिलहाल, लेकिन आज का दिन और पूरा हफ्ता काफ़ी ख़राब रहा मार्केट के लिए। मार्केट निचले स्तरों पर, और जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई है, काफ़ी चिंताजनक फिलहाल सिनेरियो लग रहा है मार्केट का। लेकिन पिछले साल के आंकड़े आप बताएं, जब डेज हाई पर मार्केट था, और इस साल अब हम खड़े हैं यहाँ, क्या लग रहा है मार्केट में? जिस तरीके से सीसॉ पैटर्न मार्केट ने दिखाया है, उठापटक का दौर रहा है, आगे क्या लग रहा है आपको? कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? 24,700 के नीचे हम क्या करना चाहिए? सीसॉ की बात की आपने, वो 100 ही लग रहा है अब तो। सिर्फ सी तो है ही नहीं इस मार्केट में। वो जो 100 होता है ना अंग्रेजी में, वो आरा जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल आरे की तरह से मार्केट में इस समय दिक्कत आ रही है। देखिए इसलिए मैं एक चीज़ बोलूँ, ये मार्केट बहुतों को हम्बल करता है। आई थिंक एक फेज़ आया जिससे मार्केट ने एक वन वे रैली दिखाई। अच्छी चीज़ ये हुई कि वो उस रैली में हमने जब पूरा पार्टिसिपेट कराया, और उसके बाद जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद हम बाहर हुए। हाँ, शॉर्ट कॉल नहीं ली गई, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट कॉल लेने में थोड़ा सा डर लगता है मार्केट में, इसके लिए। तो इस पूरे के पूरे स्विंग में मैं ये जरूर मानूंगा कि हमने शॉर्ट का व्यू नहीं लिया। नहीं ये लिया कि भाई ठीक है, अगर मार्केट होल्ड करेगा तो लोअर लेवल पे बाइंग आ सकती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, मार्केट को अब कहीं ना कहीं एक डर है कि ये ट्रम्प जो है ये फिर से भारत को निशाना बना रहे हैं। और आईटी के बाद अब फार्मा को उन्होंने टारगेट किया है। और ये दोनों सेक्टर जो है ना, इसमें डोमिनेंट पोजीशन किसकी है? इंडिया की। H1B वीज़ा में हमने दिखाई था कि 73% इंडियन वीज़ा थे। फार्मा में भी हमको सबको पता है, हालांकि अभी जो टारगेट किया गया है वो पेटेंटेड ड्रग्स हैं, लेकिन बात वही है कि ये यहाँ पे थोड़ा रुकने वाले हैं। इसके लिए वो जो सुबह एक रिकवरी आई ना, उसमें हल्का सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और वहाँ से वो इंडेक्स वापस गिरना शुरू हुआ। तो अमेरिका में एक्सपोर्ट के हिसाब से यही दो आपके सबसे बड़े सेक्टर हैं। अच्छा, मार्केट के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंस है? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हमारे देश में, और अगर आप कंपेयर करें कुछ पुअर कंट्रीज़ को जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारी ये आईटी और फार्मा कंपनीज़ काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती हैं। तो उस हिसाब से दो सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। और आई थिंक
अब ना रिटेल और HNIs में पैनिक दिख रहा है। आई थिंक जो मुझे जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी HNIs ने इस मार्केट में अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना शुरू करा है। 1:5 का एडवांस डिक्लाइन आपको पूरी कहानी बयां कर रहा है। आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ख़राब एडवांस डिक्लाइन मैंने इस पूरी स्विंग में नहीं देखा। मार्केट जो गिर रहा है पिछले कुछ दिनों से, इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन नहीं देखा जिसमें इनफैक्ट अब तो 1:6 का होने वाला है यहाँ पर। और सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा है। अब तो वो स्टेज आ गई कि रैली नहीं हो रही है। आज का चार्ट देखिए और कल का भी चार्ट, आई थिंक कल का भी चार्ट ऐसे ही था। कल भी पूरे दिन मार्केट सिर्फ वो शुरू में ग्रीन टिक हुई थी, उसके बाद पूरे दिन मार्केट में कोई रिकवरी का अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। आज भी देखिए रिकवरी का अटेम्प्ट ही नहीं है कोई भी। मैं ना 1 घंटे पहले वीरो के साथ बात कर रहा था। मैं कहा था यार मार्केट इतना नीरस हो गया है कि गिर भी रहा है लेकिन फिर भी पुट के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। फिर वीरो का नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं। और वो पिछले 1 घंटे में एकदम से वो जो पुट के प्राइसेस थे वो डबल हो गए एकदम से। इस तरीके से मूव्स आए। तो लोअर लो और लोअर हाई का ये छठा दिन है, तो बहुत टफ मार्केट है। वीरो गुड आफ्टरनून। काफ़ी टफ मार्केट। आई एम श्योर कि स्टॉक स्पेसिफिक भी ज़्यादा आपके पास ख़राब खबर ही होगी, अच्छी खबर कम ही होगी। बिल्कुल अनुज, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जितना कम बोलें इस वक्त उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अब क्या है ना अनुज, अब जो स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो है लॉन्ग्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना, या फिर इवन जो उसके पास शॉर्ट ट्रेड है कंप्लीटली वो ग्रिप में है इस वक्त, तो वो नहीं कर रहा है। लेकिन अनुज ये बताइए कि ऐसे में अब अप्रोच क्या रखें? इट्स 24647। हमने पिछले 3 दिन में 10, 20, 50 और आज तो 100 भी तोड़ दिया। और अच्छा, ये एफआईएस ने बहुत स्ट्रांगली प्लेस कर रखा था अपने आप को इस पर। बिल्कुल। तो ये जा कर रहे हैं अब निफ्टी बैंक में व्यू क्या हुआ आज? देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, जो स्ट्रॉन्ग वाले एफआई शॉर्ट्स थे ना, वो इतनी रैली के बाद भी नहीं डगमगाए। उन्हें कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस था कि ये मार्केट इस तरीके से मूव दिखाने वाला है। अब देखिए जो लेवल्स मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, ये वीरू सिर्फ एक कंफर्ट देने के लिए, वरना इन लेवल्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आज हमने कोई भी लेवल डिस्कस करा सुबह, सारे लेवल टूटे, कोई एक लेवल बचा क्या आप बताइए? सारे टूटे। 24,800 टूटा, फिर वो ऑप्शन राइटर का जोन टूटा। अब कहने को आप कह सकते हैं 24,600 24,700 एक थोड़ा सपोर्ट का शायद काम करे निफ्टी के लिए, लेकिन ये स्क्रीन जो है ना, ये आपको बता रही है कि पहले वाली लाइन पहले प्ले कर दीजिए, वो प्ले नहीं हुई। 24,600 24,700 और इसके बाद एक जो रीसेंट लो है 24,350 24,450, बस यही सपोर्ट बचेगा। इस समय रेजिस्टेंस की बात करके कोई मतलब नहीं है। ये मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल की नहीं है। ये मार्केट में रेजिस्टेंस जो है ये सिर्फ एक नाम मात्र की है। तो इसलिए रेजिस्टेंस की बात यहाँ पे करना भी थोड़ा सा बेमानी होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 54,000 से 54,200 में सपोर्ट है, लेकिन अगेन ये लेवल्स जो है ना अब मीनिंगलेस बन चुके हैं। अब लेवल्स, अब मार्केट में गेम है सेंटिमेंट का। अब सपोर्ट 3:30 बजे है और रेजिस्टेंस मंडे मॉर्निंग को 5:15 9:15 बजे आएगी बीरो। अभी यहाँ से मैं आगे बात क्या करूँ अनुज? मैं छोड़िए, आज मैं भी स्टॉक्स छोड़ देता हूँ। यकीन मानिए मन नहीं कर रहा बोलने का। मतलब देखिए, अगर किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बोल भी दूंगा तो वो फिर कोलैप्स हो जाए, किसी शॉर्ट को बोल दूंगा तो वो फिर रिकवर हो जाए। तो आज अनुज स्किप कर देते हैं। पर एक चीज़ है अनुज, एक पूछना चाहूँगा। आईटी से एक बाजार ने सीख ली कि जनाब डोंट ट्राई टू कॉल इट एज अ बॉटम, है ना? फार्मा में क्या वही हो रहा है यार? अभी तो खैर ब्रांडेड पे हुई बात ये है ना, कल को अगर जेनरिक वाला डिवीजन भी छेड़ दिया ट्रम्प साहब ने तो क्या करेंगे? क्या ये फार्मा इंडेक्स वही स्टोरी बयां कर रहा है, वही फियर बयां कर रहा है? बिल्कुल। और देखिए आईटी ने आपको एक सीख दे दी थी कि नेवर सेकंड गेस दिस मैन नाउ। अब वो किसी भी लेवल पर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तो बदला है यहाँ पर, और वो जिस तरीके से उसमें कोलैप्स आया। और खैर आईटी में एक और इशू एक्सेंचर की गाइडेंस का भी था। मैं आज सुबह भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि वो जो एक्सेंचर की गाइडेंस है वो ख़राब थी। एक्सेंचर की गाइडेंस देखिए, इस चीज़ को समझिए, लोगों को थोड़ा समझना होगा। 4% की ग्रोथ के बाद आप अपर एंड पे 3.5% बोल रहे हैं और लोअर एंड पे तो ½ बोल रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आना था। उसमें आप जोड़ दीजिए ये जो रिसेंट वीज़ा वगैरह वाले मामले हैं, तो आईटी का तो खैर ना चलना स्वाभाविक था। फार्मा में भी यही हुआ कि एक हल्की से रिकवरी आई, लेकिन दिक्कत क्या है, आपके पास अब फार्मा में पोजीशन जाने की हिम्मत कौन करेगा? इशू क्या होता है, एक दिन आप उठे और डोनाल्ड ट्रंप ने मान लो ट्रूथ डाल दिया कि कल से मैं जेनेरिक पे भी लगा रहा हूँ टैरिफ, आप क्या कर लोगे? उस दिन आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगी, सीधा स्टॉक 20% नीचे खुलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, ये कंजेक्चर का मामला है, लेकिन रिस्क लेगा कौन? बिल्ली के गले में जैसे कहते हैं ना, बांधेगा कौन घंटी? कौन घंटी बांधेगा? सबसे पहले कौन अपना पैसा लगाएगा ऐसे सेक्टर में? तो ये सारा का सारा वैल्यूएशन वगैरह, कंफर्ट वगैरह सब कुछ ठीक है। मेरे एक पुराने एडिटर है, वो मुझे एक एग्जांपल दिया करते थे, कहते थे कि एक मॉल है
वो मॉल जो है ना, वो मॉल कभी भी गिर सकता है। उसमें एक बहुत अच्छी दुकान है जो कह रही है कि 90% के डिस्काउंट पे आके मेरा सामान ले जाओ। जाएगा कौन सबसे पहले उसमें? आप गए उसमें, वो आपके जाते ही अगर वो मॉल गिर गया तो क्या कर लोगे आप उसमें? तो वो इस समय मामला यही है कि भले ही स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हो इंडिविजुअल, लेकिन सेक्टर का भरोसा नहीं है ना। सेक्टर कब वो उसमें मूव आ जाए ये आपको पता नहीं है। तो आई थिंक ये कुछ कारण रहे होंगे। चलिए श्रेया के पास चलते हैं। अब श्रेया, आगे बढ़ते हैं शो में। जी आगे बढ़ते हैं। और आपकी साथ में चर्चा सुन रही थी, जिस तरीके से मिड कैप आपने जो जिक्र किया शुरुआती कमेंट्री में, टूटे हैं, पोर्टफोलियो सबका रेड में है। और अक्सर ये देखा जाता है जब बिकवाली हावी होती है बाजार में, जो पेन में आते हैं वो मिड कैप स्पेस है, स्मॉल कैप स्पेस। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस लिहाज से कि जिस तरीके से मार्केट पिछले कुछ सालों से, कुछ सत्रों से परफॉर्म कर रहा है? देखिए शायद ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए नया नहीं है। जब भी मार्केट टूटता है, मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा टूटते हैं। ये मार्केट का नेचर है। और इसीलिए जब पिछली बार भी मिड कैप की रैली हुई थी, मैंने एक व्यू ये भी लिया था कि इस रैली में से अपने ख़राब स्टॉक्स में से निकलें, क्योंकि अब ऐसी मार्केट में आप नहीं निकल पाएंगे उसमें से। लेकिन अब ये जो मार्केट है ना मिड कैप वाली, इसमें अब आप पैनिक करके अपने अच्छे स्टॉक्स ना बेचें। अच्छे स्टॉक्स ना बेचें अपने। थोड़ा सा अगर पेन झेला है तो थोड़ा सा भली और पेन झेलना पड़े आपको, लेकिन फ्रेश बाइंग जो है वो सोच समझ कर करें। ज़बरदस्ती सिर्फ स्टॉक्स गिर गए इसके लिए बाइंग ना करें। रिलेटिव स्ट्रेंथ जहाँ पर हो, जहाँ आपको लग रहा है कि डोमेस्टिक फेसिंग कंपनी अच्छी नंबर्स जो लेकर आएंगी, सिर्फ उन पर फोकस करें। ओके, तो फिलहाल मिड कैप में ये अप्रोच अपनाएं। और ब्रेथ काफ़ी ख़राब, मार्केट की स्थिति काफ़ी ख़राब। ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ऐसे में शुरुआत गिरने वाले स्टॉक्स के साथ होगी, क्योंकि मार्केट की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब लग रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग आप देखिए 0.1% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। इंडसइंड बैंक टूटा आज काफ़ी ज़्यादा, 3.5% का डेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली सनफार्मा 3% ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के 100% टैरिफ के ऐलान के बाद। इटर्नल में भी आज मुनाफा वसूली करीब 0.5% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप वायदा बाजार में नजर डालेंगे तो लॉरस लैब 3.5% के करीब टूट गया। अगेन फार्मा स्पेस से ये वोडाफोन आइडिया देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और इसको टाल दिया गया है एजीआर वाले मामले को। उस मूड माहौल में ये फिर से डेंट पड़ा है। इस पर लगभग 8% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। HFCL टूट गया 5%। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी मुनाफा वसूली करीब 1.5% हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस खराब मूड माहौल में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए दिखे। LNT आज के बिग स्टॉक्स में शुमार। शानदार रैली पूरे दिन हमें देखने को मिली। अभी भी 3% की करीब तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। आगे शो में समझेंगे भी LNT, मेट्रो, हैदराबाद और तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या कनेक्शन है, क्यों भागा LNT। साथ ही टाटा मोटर्स देखिए काफ़ी गिरावट के बाद आज ही दौड़ता हुआ नजर आया 1% से ज़्यादा। ITC थोड़ा चढ़ रहा है, FMCG पैक में से लगभग 1% ज़्यादा और आयशर मोटर्स में भी लगभग ½ से ज़्यादा की तेज़ी में फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा वायदा बाजार से देखेंगे नोवामा वेल्थ चढ़ गया ½ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पिछले कुछ सत्रों से चल रहा है। टोरेंट फार्मा और अशोक लीलैंड भी लगभग ½ से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे एयूम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, रचना वैद्य और आशीष बहीती जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको LNT में तेजी क्यों है। 2:20 पर GSW स्टील मामले पर डिटेल लेकर आएंगे असीम मनचंदा। 2:30 बजे यतिन मोता बताएंगे आपको फार्मा शेयर क्यों टूटे। 2:40 पर हॉरमाज बताएंगे एक साल में कौन से शेयर रहे हीरो और कौन जीरो। 2:50 पे आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको वारी एनर्जीज क्यों टूटा। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO नवीन कुलकर्णी जी। 3:05 पे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पे अनुज जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी यानी कि मंडे के लिए। और 3:15 पे BTST STBT कॉल्स। चलिए पैनल तैयार है हमारा और शो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और क्या ही ट्रेड पिक की जाएगा बस सर बताइए, शॉर्ट या लॉन्ग? शॉर्ट अब भी इस वक्त भी शॉर्ट। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है मज़गांव डाउ। इसमें जो सेटअप आया है उसमें एक हाई टाइम फ्रेम पे सेल आया है, तो इसमें वीकनेस होनी चाहिए। 2845 के आसपास ट्रेड कर रहा है मज़गांव डाउ। 2880 का स्टॉप लगाएं, ज्यादा नहीं। 2875 का ड्रॉप लगाते हैं। डाउन साइड 2800 फर्स्ट टारगेट है। मुझे लगता है मज़गांव डाउ में वीकनेस है। ओके, मज़गांव डॉट का आपका 2846 पे सेल कॉल है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए IIFL में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें
तो जो कंसोलिडेशन था उसके लोअर बैंड को आईएफएल ने ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है। तो सितंबर मंथ का फ्यूचर बेचेंगे 423.50 रुपए के आसपास। इसका सितंबर मंथ का फ्यूचर चल रहा है। 431 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 408 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। पुट ऑप्शन में ट्रेड नहीं है क्योंकि अक्टूबर के मंथ में लिक्विडिटी बहुत कम है। ओके, मानस जी ने आईएफएल फाइनेंस में बिकवाली की राय दी है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से शॉर्ट रहेगा जाइडस लाइफ में, बट इट इज अ कंडीशनल शॉर्ट। हम इसमें शॉर्ट तभी करेंगे जब ये 980 तोड़ेगा फ्यूचर्स पे। अभी हम 981 82 के करीब बैठे हुए हैं। इन केस अगर 980 टूटता है तो देन एंड देयर विल गो शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 988, एंड इन दैट केस हमारा डाउन साइड पे टारगेट होगा 970 एंड 65। ओके, चलिए वो थोड़ा उस ग्राफिक को ठीक कर दीजिए। वो आईएफएल की शॉर्ट ट्रेड मानस की थी, गावस्कर की मजगांव डॉग थी, तो वो थोड़ा सा आई थिंक मिक्स एंड मैच हो गया है। और अब तीसरी शॉर्ट ट्रेड रचना जी की तरफ से जाइडस पर आती हुई इस समय। आशीष बहती जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, सेल पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 11 दिनों की जो बढ़ती स्टॉक ने आज एक ही दिन में पूरी गिव अप करते हुए देखने मिली है और 3.5% गिर गया है। और जिस हिसाब से 20 डेमो को अप्रोच कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से फ्रेश शॉर्टिंग और बढ़ते हुए देखने मिलेगी। तो यहाँ बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 134 रुपए का एसएल मेंटेन करे। नीचे में 128 और 125 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, सेल है आपका। और 131.46 पे राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, ट्रेड आपका। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, सेल होगा पॉलीकैप का चार्ट देखे तो इससे निगेटिव डाइवर्जेंस जो इसने परसों के दिन यानी 3 दिन पहले इसने दिया और उसके बाद ये टूट ही रहा है। एक सपोर्ट था करीबन 7,350 के आसपास, ये सपोर्ट भी टूटा है। तो 7,360 का स्टॉप लॉस लगा के एग्रेसिव सेलर पॉलीकैप सेल कर सकते हैं। इसका जो टारगेट है, जो सपोर्ट बनता है, वो इसका 50 डेमा है जो करीबन 7,130 के आसपास है। तो 7,130 ये टारगेट आएगा। लेकिन अगर कोई स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखे या बीच में और कोई सपोर्ट ढूंढे तो इसका एक सपोर्ट बनता है, वो है 7,170 का। तो 7170 ये इसका पहला टारगेट आएगा, वो टूटता है तो 7,130। ओके, और अगर आप आवाज़ के रेगुलर दर्शक हैं तो इस गिरावट से आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए था। कल हमने बात भी की थी, 7500 था कल लेवल पॉलीकैब में। 7500 था कल लेवल और आज 7300 पे आ गया ये। और अभी तो मुझे लग रहा है इसमें और गिरावट बाकी है। कहा था जब आपने ओपनिंग हुई थी इसकी अच्छी खासी, उसके बाद से इंट्राडे में निचला स्तर छुआ इसने और अभी भी सातपुते जी कह रहे हैं गिरावट की यहाँ पर आशंकाएं दिख रही है। चलिए, टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक बार रिकैप कर देती हूँ। जिस बात बदलने में टाइम नहीं लगता, मजगांव डॉग जो हम पिछले कुछ सत्रों से कह रहे थे, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी। अब बिकवाली की राय गावस्कर की तरफ से नीचे का टारगेट वो 2800 के दे रहे हैं। 2880 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी ने आईएफएल फाइनेंस पर बिकवाली की राय दी है, आपके स्क्रीन पर होगा। 408 तक के नीचे के टारगेट, 431 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचना जी ने कंडीशनल सेल साइड दी, जाइडस लाइफ अगर 980 टूटता है तब बिकवाली करेंगे यहाँ पे। इस केस में 965 तक के वो नीचे की टारगेट देख रही हैं। 998 का आपको माफ कीजिएगा 88 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। इसके अलावा बहीती जी ने सेल में बिकवाली की राय दी। यहाँ पर भी अच्छे खासे मूव्स आ रहे थे पिछले कुछ सत्रों, लेकिन काफ़ी ख़राब अभी मूड माहौल। 125 तक के नीचे तक के टारगेट, 134 का आपको स्टॉप लॉस। और सातपुते जी ने अभी पॉलीकैब में बिकवाली की राय दी है। टारगेट 7,130 का देख रहे हैं वो, 7,360 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट की स्थिति तो काफ़ी ख़राब, लेकिन कौन सा स्टॉक आप चुन रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेय, अनुज जी, वीरेंद्र जी, आपको भी नमस्कार। और भी पैनल में जो भी मित्रगण है सबको नमस्कार। मार्केट का मूड बहुत खराब, न केवल आज बल्कि कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता ही खराब गया, कारण कई रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अभी इस वक्त कोई स्टॉक लेने की बात हो तो अभी मैं सुन रहा था कि अनुज जी की और वीरेंद्र जी की चर्चा की बहुत दिक्कत है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मॉल में बहुत कुछ सस्ता मिल रहा है, मॉल कब गिरेगा पता नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे बाजार में भी कुछ स्टॉक है जो लंबी अवधि के लिए रखे जा सकते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। उसमें मुझे लगता है रिलायंस के साथ जाना चाहिए। ऐसे मूड माहौल में आपको रिलायंस एक स्टेबल काउंटर हो सकता है जो आप होल्ड कर सकते हैं। कई कारण है, जैसे कि एजीएम में
मुकेश अंबानी जी ने कहा कि एआई इज गोइंग टू बी द कामधेनु गोइंग फॉरवर्ड, तो आप समझ सकते हो एआई में बड़ी बढ़त बना रहे हैं। जियो टेलीकॉम में आरपूज बढ़े हुए हैं, एबिटा में ग्रोथ देखी गई, और अब जियो का वो फर्स्ट हाफ में आईपीओ का भी लगभग ऐलान कर चुके हैं। न्यू एनर्जी में बड़ी बढ़त बना रहे हैं, रिन्यूएबल में इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं 5.5 लाख एकड़ का, तो आप उसमें सोच सकते हो। रिलायंस कंज्यूमर जो रिलायंस रिटेल से डीमर्ज होगा, उसमें अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने 1 मिलियन आउटलेट बना लिया, 10-11 हजार की करोड़ की सेल पहले साल में बना ली, और 1 लाख करोड़ के सेल की उनके टारगेट्स है। रिटेल की बात की जाए तो 19,000 के ऊपर इनके स्टोर्स है। मैं समझता हूँ एक बहुत बढ़िया वैल्यू प्ले हो सकता है। जब भी इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। रिलायंस पे आपका एक बाय है और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉल लें या ऑन द एनी साइट, आई मीन ऑप्शन, फ्यूचर्स, कैश, एक वित्त सलाहकार की राय जरूर लें। पता है ना, जो राजेश जी को इस हफ्ते देख के बड़ी खुशी हो रही है। अमूमन मेरे ख्याल से ये होते नहीं है पीयर, ये एक ऐसा महीना, ऐसा 10 दिन का फेज़ होता है जब राजेश जी कभी घर पर टिकते ही नहीं है। राजेश जी सही कह रहा हूँ ना मैं? कितने बजे निकल जाएंगे आप घर से? पूरी रात घूमेंगे फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी। आज सुबह मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने कल कंफर्मेशन क्यों करी। मैंने ये मन में पहला ख्याल आया कि मैंने आज के लिए कंफर्मेशन करी क्यों भाई। सुबह 8 बजे मैं आया हूँ सारी रात घूम के, और एकदम यही लग रहा था कि आज नहीं होता तो अच्छा होता। मैं काम करता हूँ, अगले नवरात्रे में जाके देखते हैं कोलकाता में। एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ तो, है ना, क्योंकि सही में देखिए हम सच बिल्कुल जो हम यहाँ पर गणपति के टाइम पे फील करते हैं, आई एम श्योर वही कलकत्ता में इस समय माहौल होता होगा। नहीं अनुज जी, जो कलकत्ता का माहौल है उसे आप सिर्फ रियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, वो उसमें नहीं जाते हैं, उसमें नहीं जाते हैं। वो आप सबको अपने शहर के बारे में यही लगता है। वो मतलब आप यहाँ पे आ जाइए, आप नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ, आप आ जाइए गणपति के टाइम पे यहाँ पर। देखिए सब मतलब सेम। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का भी फील लेते हैं, वहाँ का भी फील लेते हैं, दोनों फील लेते हैं। क्या दिक्कत है ना? बारिश नहीं हो रही राजेश अग्रवाल जी कोलकाता में? बारिश हो रही थी ना राजेश अग्रवाल जी? जी बिल्कुल। मंगलवार को तो ऐसे हालत हो गए थे कि पूरा शहर स्टैंड स्टिल था, कुछ भी नहीं चल रहा था, कमर तक पानी था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, और फिर से लाइफ वापस नॉर्मल ट्रैक पे जा रही है। आशीष बहती जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इस डिस्कशन में। आशीष जी। अनुज जी सिविता से बोलना चाहूँगा। मैं इनफैक्ट कैलकाटा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप रहा हूँ, और एक पूरा का पूरा सिटी एक आर्ट गैलरी की तरह बन जाता है, तो वो एक्सपीरियंस आपको शायद कहीं भी इंडिया में वैसा देखने नहीं मिलेगा। हाँ चलिए ठीक है, सब अपने सिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, क्योंकि मैं सर सिक्किम में पली बड़ी हूँ और एकदम वेस्ट बंगाल से एकदम सटा हुआ वो स्टेट है। तो सिलीगुड़ी में हम जाते थे, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, तो आई कैन फील एंड टोटली रिलेट जैसे कोलकाता में होता होगा, सिलीगुड़ी में भी वैसा मूड माहौल काफ़ी अच्छा होता है दुर्गा पूजा वहाँ का। पर मैं एक बात कहूँगा कि हाँ, मतलब मैं अनुज की तरह कोलकाता में रहना चाहूँगा नवदुर्गा के टाइम, लेकिन मुंबई भी गणपति के दौरान जो होता है ना, वो मतलब मैं तो शायद अपनी वाइफ से यही कह रहा था कि यार इस 10 दिन वहीं होना चाहिए। वो भी अद्भुत था, मैंने एक बार गुजारा था, वो अद्भुत था। मतलब मैं भी मुंबई में 10 दिन रहना चाहता हूँ, और शायद अगली बार वक्त मिलेगा तो कोलकाता में 10 दिन। बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों ओवरलैपिंग नहीं है, तुम दोनों कर सकते हैं, गणपति पे यहाँ और दुर्गा पूजा पे कोलकाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के हीरो ऑफ द डे की बात करते हैं। कमज़ोर बाजार में भी L&T में शानदार तेज़ी है, करीब 3% की तेज़ी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। आशीष से जानते हैं पूरी की पूरी कहानी। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। L&T में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो ऐसे मार्केट में L&T मार्केट को भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। अब इसका चार्ट अगर आप देखें तो आज देखने लायक है। ये तो डेली चार्ट हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, जहां पर ब्रेकआउट आपको बड़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से हमारी टीम ने इसको क्लैरिटी के साथ दिखाया है। लेकिन अगर इसकी असली ब्यूटी देखनी है तो आपको इसका वीकली चार्ट देखना चाहिए, लंबे टाइम फ्रेम का, जहां आपको नजर आएगा कि पिछले कुछ सत्रों के जो कंसोलिडेशन है, बार बार रिजेक्शन की फेज थी, उसके बाद से
एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक ने अटेम्प्ट किया है। अब दरअसल अगर आप देखें तो बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे नजर आ रहे हैं जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि L&T ये जो तेजी है सिर्फ आज की नहीं है, हो सकता है कि आगे भी इसमें आपको एक्शन नजर आए और बहुत सारी खबरें हैं। दरअसल अगर आप देखें तो आज भी जैसे एक खबर के ऊपर ये रिएक्ट कर रहा है, जहां पर देखें तो हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना सरकार लेगी और इसके लिए उन्हें 2000 करोड़ मिलेंगे और साथ में अगर आप देखें तो 13,000 करोड़ का जो इनका डेट था वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो मार्केट अगर आप देखें तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहा है और बढ़िया बता रहा है इस फैसले से। और इसकी बैलेंस शीट जो है L&T की बताई जा रही है कि काफ़ी हल्की होगी, EPS में आगे बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके चलते इस डेवलपमेंट को बहुत पॉजिटिव बताया। लेकिन L&T ऐसा है कि इसका कारोबार इतना विस्तारित है कि इसके लिए एक पॉजिटिव खबर काफ़ी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसी जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। ये साल 2026 अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ने लगातार बताया कि इनके की फोकस एरियाज कौन से हैं, कहां पर ग्रोथ इन्हें काफी बढ़िया नजर आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो देखिए इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन, ये तो इनका सेगमेंट बढ़िया है, आप पूरा देश जानता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन रियल एस्टेट है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ग्रीन एनर्जी है, डेटा सेंटर्स हैं, यहाँ पर भी देखें तो एक बहुत बड़ा लीप लिया L&T ने और लगातार हाई ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब सबसे अच्छी बात आप देखें तो L&T के अंदर ये नजर आती है कि आप इसकी ऑर्डर बुक तो देखिए एक बार, 6 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये 6 लाख करोड़ की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी पाइपलाइन जहां पर आगे जाके बिड करेंगे ये 15 लाख करोड़ की है। इनकी अपॉर्चुनिटी सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बहुत तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खास बात यह है कि इसके अंदर डिफेंस का भी तड़का है और डिफेंस थीम ऐसी है जिसमें जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब कंपनी लगातार अब देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करते जा रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इंजीनियरिंग पर फोकस है, डिफेंस व्हीकल्स हैं, इनके पास सेंसर्स हैं और कुछ दिन पहले खबर भी आई थी, इनफैक्ट 1-2 दिन पहले की खबर है कि BL के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया। इसको लेकर भी अगर आप देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आता है। लेकिन ये स्टॉक जाना जाता है बड़ी डीप वैल्यू के लिए। देखिए इनका कोर कारोबार बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, लेकिन खास बात है कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं ये भी इसकी वैल्यू में बड़ा ऐड करते हैं। हालांकि दोनों सब्सिडरीज फिलहाल सेक्टर ऐसा है जहां पर बाजार का फोकस नहीं है, लेकिन आप देखिए कि LTI माइंट्री यहाँ पर ये 68.56% हिस्सेदारी ओन करते हैं, LTTS 73.59। अब आप देखिए 1,32,000 करोड़ के आसपास की तो इनकी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर होल्ड को कंपनी डिस्काउंट लगेगा, बात अलग है, लेकिन वैल्यूएशन जरूर है, आप इसको नकार नहीं सकते। और अच्छी बात है कि इतने हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, बढ़िया बैलेंस शीट, जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन इसके बाद भी वैल्यूएशन रीजनेबल है। FY26 29 टाइम्स, फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखें तो 24 टाइम्स और FY28 मात्र 20 टाइम्स के ऊपर। इतनी बढ़िया बैलेंस शीट, इतनी अच्छी ऑर्डर बुक मिल रही है, इसी के चलते सर लग रहा है कि स्टॉक हो सकता है कि आगे जाके और नए हाई स्केल करें। जी नए हाई स्केल करें। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि 2022 के मिड तक या फिर 2023 से पहले तक L&T प्राइस एप्रिसिएशन के मामले में पीछे था वर्सेस ABB वर्सेस सिमेंस वर्सेस कमिंस, लेकिन फिर इसने डोमिनेट किया, फिर इसने भी वो तेज़ी पकड़ ली। बट नाउ एट दिस प्राइस आप कह सकते हैं वर्सेस ABB वर्सेस सिमेंस वर्सेस कमिंस, प्राइस वाइज इसे कहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, वहीं अगर आप दूसरे स्टॉक्स को देखें, इनफैक्ट ABB तो इतना वीक है कि मैं अभी आशीष के बात करते करते देख भी रहा था, ABB इज ट्रेडिंग एट 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। राजेश अग्रवाल जी, आप लोगों का हाउस व्यू L&T पर इस प्राइस पे क्या है, एंड स्पेशली आज जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट से उन्होंने पीछा छुड़ाया है, अभी आपका टेक क्या है L&T पर और प्राइस टारगेट्स? वीरू जी, हम इस पे बहुत बुलिश हैं और पिछले कई क्वार्टर्स से इसमें बाय कॉल दे रहे हैं। हमारी इनिशिएटिंग कवरेज भी है। इनफैक्ट हमने शायद SBS पे भी इसे रिकमेंड किया था कुछ हफ्तों पहले। आज की डेट पे बात की जाए तो आशीष जी ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझा दिया है। अब उसमें कुछ ऐड करना हो तो पहली तिमाही के अगर आप नतीजे देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई थी। ऑर्डर इनटेक बहुत अच्छा था, 10% ग्रोथ और 15% रेवेन्यू ग्रोथ की उन्होंने गाइडेंस दी कंपनी ने। 15.5% के आसपास के रेवेन्यू बढ़े हुए नजर आए थे। और जो ऑर्डर बुक अभी 6,13,000 करोड़ के आसपास की आशीष जी बता रहे थे, उसमें मैं आपको बताऊं 46% इंटरनेशनल ऑर्डर है और उस 46% में 82% जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, मिडिल ईस्ट में खास करके। और डोमेस्टिक प्लेयर तो बढ़िया ही है। आज की डेट में अगर हम ये मान के चलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी भारत की बढ़ने वाली है तो L&T एक उसका प्रॉक्सी प्ले है। तो ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में
मस्ट हैव स्टॉक है और मैं समझता हूँ कि इसमें एक एसआईपी की तरह करना चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर को एसआईपी करें और इसमें बिल्कुल बने रहें। ओके, एलएनटी पसंदीदा स्टॉक लग रहा है फिलहाल राजेश अग्रवाल जी को और बिग स्टॉक्स में शुमार था। खबरें भी काफ़ी अच्छी है और आशीष से समझा भी हमने, फंडामेंटल्स के काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक और न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं। देखिए, ट्रम्प टैरिफ का ऐलान से आज फार्मा सेक्टर, आपको याद होगा, काफ़ी मूड माहौल ख़राब है और आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 2% नीचे है। लेकिन आखिर फार्मा पर टैरिफ का भारतीय कंपनियों पर कितना असर होगा, किन कंपनियों की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, पूरी एनालिसिस के साथ समझते हैं इस खबर को। यतिन जी मौजूद हैं स्टूडियो में। यतिन जी बताएं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और H1B वीज़ा और आईटी क्षेत्र के बाद अब ट्रंप बने हैं एक फार्मा शेयरों के लिए कड़वी गुट्टी या एक सरदर्द। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने फार्मा पे 100% टैरिफ लगाया है, इसके चलते आज फार्मा शेयरों में 2 से 2.5-3% तक की आपको मंदी दिखाई पड़ रही है। ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट्स, जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं खास करके, और जो बिग फार्मा कंपनीज हैं, 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ का इन्होंने ऐलान किया है। फाइन प्रिंट अभी आना बाकी है, तो किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा ये ऑब्वियसली उसके बाद तय होगा। लेकिन यूएस में अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या आप मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रहे हैं तो शायद आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो फार्मा टैरिफ है इसके रिलेटेड सर्कुलर अभी भी बाकी है। इंडिया के लिए क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट भारत जितनी भी दवाएं एक्सपोर्ट करता है उसका 40% हिस्सा यूएस में एक्सपोर्ट होता है। और फर्स्ट हाफ में भारत ने लगभग $4 बिलियन के आसपास के फार्मा प्रोडक्ट्स यूएस में बेचे। और कहीं ना कहीं अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो इनका मानना ये है कि भारत जो है अफोर्डेबल जेनेरिक दवाएं यूएस मार्केट्स को बेचते हैं और यूएस मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले 30 से 40% सस्ते दरों पे भारतीय कंपनी अपनी जेनेरिक दवाएं बेचते हैं। तो शायद जेनेरिक दवाओं को इस टैरिफ से अलग कर दिया जाए या इनको एक राहत दी जाए। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो सन फार्मा छोड़ के बाकी सभी लार्ज कैप फार्मा कंपनियों के पास कहीं ना कहीं यूएस में एक प्लांट है। और सन फार्मा की पर्टिकुलरली बात करें तो इनके पास जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है और जो ब्रांडेड पोर्टफोलियो है जो कि 10 से 15% सेल का है, उतना असर यहाँ आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज लुपिन, इनकी कहीं ना कहीं सब्सिडरी है जो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो शायद इनको एग्जेम्पशन मिले। लेकिन हाँ, अगर हम फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो जो आज सबसे ज़्यादा शेयर्स गिरे हैं, खास करके ग्लैंड फार्मा, ओरो फार्मा, इनके लगभग 50% से ज़्यादा सेल्स यूएस मार्केट से आते हैं। सन फार्मा और सिप्ला के केस में लगभग 1/3 सेल्स उनके यूएस मार्केट से आते हैं। ओके, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। पूरा एनालिसिस समझा हमने, कितना एक्सपोजर किन किन कंपनियों का यूएस में है। राजेश अग्रवाल जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बड़ा सा विस्फोटक फूटा है सुबह सुबह हमारे ऊपर, फार्मा स्पेस के लिए देख रहे हैं हम बिल्कुल ख़राब मूड माहौल। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? कौन से स्टॉक्स अब आपको लगते हैं कि इनके लिए भारी हो सकता है, दूरी बना के रखनी चाहिए, या फिर आप अभी भी फार्मा स्पेस को लेकर कोई चिंता नहीं जता रहे हैं? देखिए, चिंता तो बिल्कुल है कि अभी आपको क्लियरली कुछ है नहीं कि 100% टैरिफ के बाद क्या-क्या किसके कितना इफेक्ट पड़ेगा, अमेंडमेंट कमेंट्री वगैरह आएगी। लेकिन जो ऑफ हैंड अगर हमने देखा है तो आप देखो, जैसे यूएस में एक बड़ा मार्केट है, नो डाउट ऑन दैट। 10 में से 4 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो यूएस में बिकते हैं वो भारत की दवाइयों के होते हैं। अब ऐसे हालात में मेरे हिसाब से भारतीय कंपनियों को क्या करना चाहिए कि जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट है, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे अपनी फोकस बढ़ाना चाहिए और यूएस पे जो ओवर डिपेंडेंस है वहाँ थोड़ी शायद कम हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सारे कावियात के बीच में जो सीडीएमओ वाली कंपनियां हैं, मेरे हिसाब से उन पे थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो यूएस वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग होगी या कोई विदेशों में कहीं और भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उनके करार सीडीएमओ वालों के साथ हो सकता है रिसर्च के लिए। तो वहां मैं समझता हूँ लॉरस लैब, न्यूलैंड, डेवीज, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो इस गिरावट में मेरे हिसाब से थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार आप वोडाफोन आइडिया देखिए। आई थिंक हर कोई इसमें लॉन्ग था और आज हालांकि नेगेटिव कुछ भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ ये फैक्ट कि आज कुछ पॉजिटिव नहीं आया और अब अगले हफ्ते फिर एक्सटेंड हो गई डेट। अब ये थोड़ा सा रिस्क बनेगा कि थोड़ा सा मामला शायद हो सकता लंबा खींचे, इस वजह से 8 के नीचे आ गया स्टॉक। एफ&ओ का टॉप लूजर बन गया, करीब 8% नीचे। टॉप कैश कॉल का समय हुआ। गाबा सर, राजेश सातपुते जी और आशीष बहेती जी हमारे साथ। गाबा सर, क्या चूज़ किया आपने? है बहुत डिफिकल्ट, लेकिन कैश का कॉल इस समय मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेना नहीं चाहिए।
नैम इंडिया मुझे अब भी अच्छा लगता है, लेना है तो स्टॉप ट्रेड करें 858, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 852 का, ₹6 का है, चला जाए तो 870 भी आ सकता है। ओके, नेपल लाइफ आपकी स्क्रीन पे आपका बाय कॉल प्रकाश का बसर का। अगर आपके पास कन्विक्शन हो तभी याद रखिएगा। राजेश सतपति जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए, जुपिटर वैगन लिमिटेड मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिल रहा है। करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, कैंडलस्टिक पे अच्छा है, स्ट्रांग है, और यहाँ पे 330 332 का लेवल मेंटेन कर रहा है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 332 के स्टॉप लॉस के साथ जुपिटर, रादर 330 का स्टॉप लॉस रखे, वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। सो 330 के स्टॉप लॉस के साथ जुपिटर वैगन बाय करे। मुझे लगता है यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा, थोड़ी रिकवरी दिखाएगा। अगर बाजार रिकवर होता है तो ऑब्वियसली ये भी 345 350 तक का स्विंग दे देगा। ओके, जुपिटर वैगन यहाँ पे खरीदारी की राय। कुछ रेलवे चुनिंदा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मोमेंटम है। आशीष बहिती जी, आपने क्या चुना है कैश कॉल के लिए? जी श्रेय जी, कल लैब्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां हम देख रहे हैं कि सारे फार्मा स्टॉक्स में काफी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ये स्टॉक काफी अच्छा रिकवर कर गया है अपने लो से, ऑलमोस्ट 1300 के आज लोज लगे थे इसमें, और वहां से एक शार्प रिकवरी देखने के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर है। हमें लग रहा है कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें काफी अच्छी बनी हुई है। तो 1420 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1330 का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए, ये इस समय कैश कॉल्स हो गई। सरप्राइजिंगली एक फार्मा स्टॉक अच्छा कर रहा है, हालांकि इसका ज़्यादातर बिजनेस इंडियन है। अब कविता जी जुड़ी हैं पैनल में। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून एवरीवन। डिफेंस में सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, ऑल्दो सारी सेक्टर नीचे है, बट यहाँ से मुझे रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। बीडीएल जो है वो फर्दर नीचे स्किट होता हुआ दिख सकता है, अपने सारे एवरेजेस के नीचे आज निकला है। 1508 1508 के लेवल पर है, अंटिल काउंटर 1535 के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। डाउनसाइड दिखता है 1480 1460 के प्राइस टारगेट के। ओके, भारत डायनामिक्स आपका सेल कॉल है। अच्छा, बैंकिंग में निफ्टी, सिंस निफ्टी बैंक जो है वो करीब करीब 54,351 यानी 54,000 के जोन की तरफ बढ़ता हुआ एक फ्रेश ब्रेकडाउन और है इंडसइंड बैंक। प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स 713 डे लो पर। और इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी रैली भी पंचर हो गई, बट ज़्यादा हार्मफुल, ज़्यादा अगर आप देखें ख़राब नज़र आ रहा है इंडसइंड बैंक। मानस, आपका टेक क्या है इंडसइंड बैंक में? और ये जो पिछले 3 दिन की सेलिंग है, स्पेशली 3 दिन के वॉल्यूम्स, किसी ने बड़ा माल छोड़ा है यहाँ पे, बड़ी सेलिंग है, वो एक्सपोनेंशियल अगर आप देखें इंक्रीज़ है वॉल्यूम्स में। आपका टेक क्या कह रहा है? अगर ये 710 700 का जोन वायलेट करे तो यहाँ पे डाउनसाइड में क्या लेवल्स आ सकते हैं? देखिए, स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मंगलवार को, ट्यूसडे को स्टॉक ने 10 और 20 मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, ठीक ठाक वॉल्यूम भी थे, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और अब क्योंकि ट्यूसडे के लोज को ब्रेक किया स्टॉक ने, मेरा समझना है कि शायद ये गिरावट यहाँ नहीं थमेगी। कम से कम 670 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो शॉर्ट साइड पे होगा, या छोटे से उछाल पे बिकवाली करेंगे, 730 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 670 के टारगेट सेट करेंगे। 670 का टारगेट सेट करना है बिकवाली के इंडसइंड बैंक में। और काफ़ी यहाँ पे देखिए प्रेशर बनता हुआ 3.5% से 4% के करीब डाउन डेज लो पर कर रहा है कारोबार। कुछ और काउंटर्स देख रहे थे, इनफैक्ट अभी फार्मा स्पेस का जिक्र कर रहे थे आशीष बहिती जी, इप्का लैब उन्होंने सुझाया। टॉरेंट फार्मा भी रखिए स्क्रीन पर एक बार। 0.25% की तेज़ी टॉरेंट फार्मा में भी देखने को मिल रही है, निचले स्तरों से यहाँ पे भी रिकवरी। आशीष बहिती जी, टॉरेंट फार्मा का चार्ट देखेंगे क्या? इसमें कोई ट्रेड बन रहा है फिलहाल? जी सर जी, इसमें इनफैक्ट इसमें भी पिछले 3 दिनों में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी थी, और एक बहुत शार्प रिकवरी इसमें भी देखने मिली है। जिस हिसाब से 3490 का लो लगाया था आज, और वापस एक अच्छा पुल बैक दिया उन लेवल से। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए। तो ऊपर में 3600 तक का जोन के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3520 3520 का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए, अब एक काम करते हैं, आज जो एक अच्छी खबर आई उसकी बात करते हैं। करीब 8 साल की लड़ाई में जेएसडब्ल्यू स्टील को फाइनली एक क्लोजर मिला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रेजोल्यूशन प्लान जो था भूषण स्टील का, उसको सही ठहराया गया और पुराना फैसला जो है उसको बदला गया। असीम के पास चलते हैं और पूरी डिटेल जानते हैं। असीम, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूँ। 2017 में जो JSW है उसने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए 19,700 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान दिया था। 2019 में इसको NCLT से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और 2 महीने को अपना आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्लान को गलत ठहरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड है उसको लिक्विडेशन में जाने के निर्देश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई सारी प्रक्रिया में खामियां थी और इसमें पारदर्शिता नहीं थी, तो उसको लेकर के जो JSW है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश के ऊपर रोक लगा दी और उस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से की। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी अच्छी ऑब्जर्वेशन भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम जो क्रेडिटर्स हैं उनकी बात मान लेते हैं तो एक डिजास्टर्स होगा। यहाँ पर जो JSW है उसने IBC के जो जितने भी मापदंड है उसका सही से पालन किया। उसने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, जो कंपनी घाटे में थी उसको प्रॉफिट में लेकर के आया। हमको कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके हितों की भी रक्षा करनी है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और JSW के जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको ठहराया। तो अब 8 साल बाद उस पूरे मामले को एक फाइनलिटी जो है हम कह सकते हैं मिल गई है। बड़ी राहत JSW स्टील को आज सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई नजर आई और हालांकि स्टॉक भागा इस खबर के बाद, लेकिन थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, लेकिन एक राहत की खबर JSW स्टील के लिए। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शन का, बोले लेते हैं। हमारे साथ हैं मानस जी, रचना जी और आशीष बहेती जी। अब बताइए मानस जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए क्या चुना है आपने? देखिए, वोल्टास पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वोल्टास ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, अपने 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो वोल्टास का जो अक्टूबर मंथ का 1340 का पुट ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 52 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 44 रुपीज का लगा के चलना है और टारगेट 70 रुपए के सेट करने हैं। ओके, चलिए ये हो गया धमाकेदार ऑप्शन मानस जी की तरफ से। रचना जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? जी, मेरी तरफ से श्रीराम फाइनेंस में PE रहेगा 600 का, जिसको हम बाय करेंगे, विच इज ट्रेडिंग अराउंड एट 3 और हम इसमें ऐसे लगाएंगे 2.3 पे और हमारा ऊपर की साइड पे टारगेट होगा 4 and 5। ओके, श्रीराम फाइनेंस की आपने पुट पिक करी 605 पे ट्रेड करता हुआ और 600 की स्ट्राइक 3 पे ट्रेड करते हुए। आशीष बहेती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, देखिए टाटा स्टील के पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 165 का जो पुट चल रहा है उसमें 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, 2 रुपए का SL मेंटेन करे और ऊपर में मुझे लगता है इसमें 5 और 6 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, टाटा स्टील में यहाँ पे बिकवाली की राय और सभी देखें आप तो बिकवाली की कॉल सी आ रही। जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है 24,653 पर निफ्टी लगभग 1% की गिरावट के साथ डेज लो के आसपास। कुछ और काउंटर्स देख रहे थे जहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है। एक बार FMCG पैक से रखेगा ITC और ITC करीब 1.5% अप आज के सेशन में डेज हाई पर देखिए ITC कर रहा है कारोबार और गेनर्स में शुमार है ITC। काबा सर, ITC का चार्ट देखिएगा 405 के लेवल पर, जहाँ पे FMCG के सारे ही स्टॉक्स इनफैक्ट डेज लो के आसपास कर रहे कारोबार। ITC डे हाई पर चेस करना चाहिए? चेस कर सकते हैं इसको, 405 के आसपास ट्रेड कर रहा है क्योंकि जो बाउंस मिला है ITC में बढ़िया बाउंस मिला है। सिर्फ एक होगा स्टॉप लगाएंगे करीब 402 का, मतलब 3 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको 1-2 दिन दीजिए, शायद 410 412 चला जाए। तो लगता तो इस मूव में स्ट्रेंथ नजर आती है इस बार में ITC। ओके, स्ट्रेंथ नज़र आती है। चलिए अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ की। बाजार को रिकॉर्ड हाई बनाए हुए आज पूरा 1 साल हो गया। वैसे तो कल होना है, लेकिन कल सैटरडे, तो आज ही मानते हैं इस 1 साल को। इस 1 साल में हमारी मार्केट ने कितना अंडर परफॉर्म किया और इन सब के बीच में कैसी रही बाजार की चाल, ये हॉर्मास से समझते हैं। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। कल का ही वो दिन था 27 सितंबर का जब बाजार ने 26,277 का रिकॉर्ड हाई बनाया था निफ्टी पर। उसके बाद से अंडर परफॉर्मेंस का एक दौर शुरू हुआ है। ये कल की क्लोजिंग से हम रिटर्न्स माप रहे हैं, जबकि निफ्टी 5% नीचे है। आज इसमें और थोड़ा सा इजाफा होने की उम्मीद है। उसमें इस पूरे 1 साल में सिर्फ 17 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। नेगेटिव रिटर्न्स वाले काफ़ी हैं, मगर 10% से ज़्यादा जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं उनकी संख्या भी
24 शेयर है। और इस पूरे एक साल में हमने काफ़ी कुछ देखा है बाजार ने, जबकि FIIs की लगातार बिकवाली देखी है, हमने जो है कमज़ोर नतीजे देखे हैं, EPS के एस्टिमेट्स कट्स देखे हैं। उसके बाद जो रिफॉर्म्स का एक दौर शुरू हुआ, इनकम टैक्स में कटौती हुई, अप्रैल में टैरिफ टैंट्रम शुरू हुए जो अभी तक जारी है, उसके बाद GST की घोषणाएं हुई। तो काफ़ी कुछ हमने इस बाजार में पिछले एक साल में जो है देखा है। अब बात करते हैं हम निफ्टी की, तो उसमें से कौन से ऐसे शेयर रहे हैं जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं इस एक साल में। आयशर मोटर्स पहला ऐसा है जो आउट परफॉर्मर है, सबसे बेस्ट परफॉर्मर निफ्टी का पिछले 12 महीनों में 38% के गेंस देखने मिले हैं। BEL, बजाज फाइनेंस जो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस हाल ही में देखने मिली है, इस वजह से वो नंबर 1 से आकर नंबर 3 पर गिरा है। मारुति में जो हाल फिलहाल की तेजी आई है, इस वजह से वो भी इस लिस्ट में शुमार है। और इटर्नल इस एक आउट परफॉर्मर्स की लिस्ट में एक और नाम जुड़ता हुआ। अब अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट पे अगर हम डालें तो वहां पर जो है सूची थोड़ी सी लंबी है। इंडसइंड बैंक पिछले एक साल में आधा हो चुका है। ट्रेंट एक कंपाउंडिंग स्टोरी पिछले 12 महीनों में 40% गिर चुका है। टाटा मोटर्स के जो तकलीफें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TCS जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग निफ्टी IT स्टॉक पिछले 12 महीनों में। और बजाज ऑटो भी 30% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ पिछले 12 महीनों में। और नाम इस लिस्ट में जुड़ते हुए एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, इन्फोसिस, HCL टेक, IT जो है एक बहुत बड़ा ड्रैग रहा है निफ्टी के लिए इन पूरे 12 महीनों में। बात अगर हम मिड कैप इंडेक्स की करें तो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो दिसंबर में अपने रिकॉर्ड हाइज बनाए थे, लेकिन अगर पिछले साल एक साल की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है हमने नेगेटिव रिटर्न्स ही देखे हैं। 5% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में भी देखने मिली है। 36 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, मगर आधा इंडेक्स मिड कैप का लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट वहां देखने मिली है। अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें मिड कैप इंडेक्स में तो वहां पर भी कुछ ऐसे नाम है जैसे अंडर परफॉर्मिंग नाम पेटीएम जो अपने IPO प्राइस से अभी भी नीचे है, लेकिन पिछले 12 महीनों में 70% के रिटर्न्स, BSE के 70% के रिटर्न्स, मुथूट फाइनेंस, वारी एनर्जीज, मैसगांव डॉक ये 40% के रिटर्न्स यहां पर भी हमें देखने मिले हैं। अंडर परफॉर्मर्स में अगर हम देखें तो ओला इलेक्ट्रिक लगभग आधा हो चुका है, सोना BLW लगभग आधा हुआ है, कोलगेट का अंडर परफॉर्मेंस जारी है, टाटा टेक का अंडर परफॉर्मेंस जारी है। टाटा टेक तो अपने लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी रियल एस्टेट एक अंडर परफॉर्मेंस की लिस्ट में जुड़ता हुआ। अब अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, यहां पर गिरावट थोड़ी सी ज्यादा है, पिछले 12 महीनों में लगभग 7% की गिरावट देखने मिली है। और 56 शेयर ऐसे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के जिन्होंने 10% से ज्यादा की गिरावट इन 12 महीनों में दिखाई है। अब अगर टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट पे अगर हम यहां नजर डालें तो लॉरस लैब्स पिछले 12 महीनों में दुगना हुआ है। एम्बर एंटरप्राइजेस ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। शिप बिल्डर्स में हमने मैसगांव डॉक का जिक्र किया था, यहां पर गार्डन रीच का नाम आता हुआ। और सिजिलिटी एक IT नाम जिसने आउट परफॉर्म किया है, 50% के रिटर्न्स हमने पिछले 12 महीनों में देखे हैं। और अगर अंडर परफॉर्मर्स देखें तो तेजस नेटवर्क्स एक नाम है जो आधा हुआ है, HFCL आधा हुआ है, रामकृष्ण फोर्जिंग्स आधा हुआ है, सोनाटा सॉफ्टवेयर और नेटको फार्मा में भी 40 से 42% की गिरावट हमें एक साल में देखने मिली है। तो काफी अंडर परफॉर्मेंस जो रहा है पिछले 12 महीनों का। अब ये तिमाही खत्म होने वाली है, अगले महीने से अगले हफ्ते से काफी सारे ट्रिगर्स और आने हैं, तो इससे बाजार की आने वाली चाल का पता हमें तो चली जाएगा। बिल्कुल, एक साल बाजार लाल, बिल्कुल बहुत ख़राब साल रहा ये मार्केट के लिए। और अच्छा, इशू क्या है, आप अगर एक साल का चार्ट देखें, ऐसा नहीं है कि मार्केट कोलैप्स हो गया, मतलब कुल मिला के 5-6% गिरा है निफ्टी अपने हाई से। पिछले साल जो उसने हाई लगाया था, एक बार वापस वो चार्ट रख दीजिए, कुल 12 महीने का हम कुल मिला के 6% गिरे। लेकिन इस बीच में ऑब्वियसली मार्केट ने 2-3 बार आपको बड़ी रैलीज भी दी हैं, तो एक होप जगती थी कि चलिए अब चीज़ें सुधर रही हैं, अब चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन रैलीज टिक नहीं पाई। और ये काफ़ी टायरिंग पीरियड रहा है मार्केट के लिए एक्चुअली। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था, ये तो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, कई पोर्टफोलियो स्टॉक्स में तो और भी बड़ी गिरावट आई है इस एक साल में, तो वो थोड़ा सा एक टफ फेज़ रहा है। चलिए, शुक्रिया हरमाज। चार का चौका की शुरुआत करेंगे। अब हम सबसे पहले मानस जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, कविता जैन जी हैं आज हमारे साथ चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और उसके बाद मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी हैं। मानस जी बताइए, आपका सस्ता ऑप्शन क्या होगा? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए SRF पे मेरा ध्यान है। SRF ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है, तो इसका पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। जो अक्टूबर मंथ का 2800 वाला पुट ऑप्शन 68 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो 54 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट 100 रुपए के रहेंगे। ओके, SRF की 2800 की पुट 65-75 पे ट्रेड करती हुई। और अब चलते हैं राजेश सतपथी जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज का FNO सुपरस्टार? सुपरस्टार तो नहीं है, लेकिन ये टूटेगा ऐसा लग रहा है, वो है नायका। नायका का चार्ट देखिए वीरेंद्र जी, आज इसने 10 और 20 डे में दोनों तोड़ा है।
और इसका जो सपोर्ट था वो करीबन 235 से 238 का एक थोड़ा क्लस्टर था, वो क्लस्टर टूटा है। तो मुझे लगता है ये क्लस्टर टूटेगा तो ये जाएगा करीबन इसका 50 डे में तक, तो जो करीबन मुझे लगता है 220-222 तक का कॉल आएगा। सो एट ए लेवल ऑफ 232.67 जो फ्यूचर में दिख रहा है मुझे प्राइस, आप बेचिए यहाँ पे, और इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रहेगा 237 का। ओके, एफएनओ सुपरस्टार में नायका में बिकवाली की राय फिलहाल यहाँ पर आती हुई राजेश जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार लेते हैं। कविता जैन जी बताइए, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक किया आपने? श्रेया, पॉलीकैप अपना 20 EMA पर फॉरवर्ड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ सेल ऑन राइस का अप्रोच रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ काउंटर 7349 के लेवल पर है। सो रिट्रेसमेंट्स अगर देखें तो 7360 7380 के बीच में यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए with a stop loss of 7450 for the price move, downside price move of 7150. ओके, पॉलीकैप में एक सेल ट्रेड फिर से। राजेश अग्रवाल जी, आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से फिनोटेक्स केमिकल्स FCL के साथ जाना चाहेंगे। केमिकल पूरे बास्केट में ही बड़ी जंप के बिकवाली रही पिछले कई महीनों से, या रेदर 1-1.5 साल से। अब मुझे लगता है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होने लगे हैं, इंडस्ट्री की डायनामिक्स चेंज होने लगी है। और फिनोटेक्स की बात की जाए तो केमिकल का एक बड़ा प्लेयर टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट, होम केयर, इन सब के सेक्टर्स को केटर करता हुआ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी 15,000 मेट्रिक टन पर एनम की इन्होंने एक नई अंबरनाथ में प्लांट चालू किए हैं, जो कि अब इनकी टोटल कैपेसिटी 1,20,000 की हो गई है। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इस वक्त 50-60% का चल रहा है, तो वॉल्यूम ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यूके वगैरह में एक्सपैंड कर रहे हैं। रेशियोज देखेंगे, भले ROE हो ROCE हो, बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो इस लिहाज से हम फिनोटेक्स केबल पे बाय की कॉल दे रहे हैं। 52 वीक हाई 439 का था और आज की डेट में 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको वो जो वैल्यूएशन का कंफर्ट है वो तो बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रही। ओके, नायका आपकी 232 पे। अच्छा, ये स्टॉक उतना फिर भी रिट्रेस नहीं हुआ, फिर भी जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसमें। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। पहला ट्रेड आया था माना जी के सौजन्य से SRF की पुट, और केमिकल स्पेस में भी एक मेजर क्रैक्स हैं। यहाँ पे 100 रुपये के टारगेट के लिए आपको 70 पे लेनी है पुट, 2800 की ट्रेड करते हुए। राजेश सतपुती जी ने एफएनओ सुपरस्टार मुस्कुराते मुस्कुराते पिक किया, और नायका, राजेश जी का नायका सेल था 232.5 पे 220 के लक्ष्य के लिए। फिर आइए पॉलीकैप 7150 के लक्ष्य के लिए 7340 पे पॉलीकैप है, ये है सेल कविता जी का। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो राजेश अग्रवाल जी की बाय कॉल 236 पे। मैं वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वो पहले टारगेट जो आया था याद रखिएगा, वो नायका सेल था राजेश जी का, तो उनको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नजर आ रहा है नायका में। अब एक काम करते हैं, निफ्टी लेके आते हैं 24652 और निफ्टी बैंक करीब 54,364 टुवर्ड्स क्लोज। और चीज़ें जो कोलैप्स हुई हैं और चीज़ें जो, या फिर और स्टॉक्स जो थोड़ा सा क्रैक हो रहे हैं, उसमें एक लेके आइए आप PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में एक धीरे धीरे इन्वर्टेड फ्लैग की जो संभावनाएं हैं वो नज़र आ रही हैं। ऑल दो अभी नेकलाइन यानी फ्लैग की प्रॉपर्टी को सब पूरा नहीं कराया इसने, लेकिन कविता जी आपकी राय क्या होगी? 516 अभी यहाँ पे भी जो 500 के जोन के आसपास थोड़ा सेलिंग जो है वो बढ़ गई है। वॉल्यूम्स दिखे पिछले 2 दिन के, वो भी काफ़ी आक्रामक, और कोई भी रिवर्सल इवन 10-20 डेज से कोलैप्स हो रहा है। आपका टेक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे क्या कर रहा है इस वक्त? स्टिल अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ ये बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम्स हैं और अपने एवरेजेस के नीचे प्लेस्ड है, ये नीचे डाउनसाइड टारगेट्स जो आते हुए दिखते हैं वो 460 465 तक दिखते हैं। तो अंटिल काउंटर अपने अपर साइड में 520 के रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल मूव दिखते हैं नीचे 480 465 के। ओके, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर ये राय फिलहाल लेज लो पर ये भी कर रहा है कारोबार। गिरावट यहाँ पे भी लगभग 0.5% की तेज गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। एक और स्टॉक लेके आइए, वारी एनर्जीज। यहाँ पे आज तेज गिरावट 6.5 से लेके 0.7% तक ये पर्टिकुलर काउंटर आज टूटा है, लेकिन पिछले 6 महीने में अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं, लेकिन आज की टूट रहा है, क्या कारण है ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए वारी एनर्जीज आज डे लो पर क्या है कारण?
गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 6.5% की गिरावट है और शुरुआत से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक खबर के चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और खबर भी देखें तो बड़ी नेगेटिव है। दरअसल अगर आप देखें तो यूएस कस्टम जो है इस कंपनी की जांच कर रहा है। अब जांच क्या है कि सोलार पर जो लगे टैरिफ हैं इससे बचने का आरोप है। दरअसल अगर आप देखें तो इनकी शिकायत की गई थी और शिकायत में कहा गया था कि ये जो चाइनीज इंपोर्टेड सोलार पैनल्स होते हैं इन्हें मेड इन इंडिया बताकर यूएस में बेच रहे हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो वहां पर अमेरिकन अलायंस ऑफ सोलार मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी, ये जो संगठन है इन सभी कंपनीज का, इन्होंने शिकायत की है कि इतने कम दाम पर ये कैसे बेच पा रहे हैं। तो इसके पीछे अगर आप देखें तो शिकायत की गई और आरोप यहाँ पर ये लगाए गए कि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं इन्हें मेड इन इंडिया बताकर बेच रहे हैं और इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट है। हालांकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर यूएस काफ़ी लंबे समय से टैरिफ लगाते आया है। खासतौर पर अगर आप देखें तो चाइना का जो सोलार पैनल है वो यूएस को बिल्कुल नहीं चाहिए और पिछले 10 साल से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार ड्यूटीज़ बनी हुई हैं। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट है। और वारी एनर्जीज़ का क्या है कि यूएस में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इनकी कुछ फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर है और साथ में अगर आप देखें तो ग्लोबल रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आता है। यूएस सब्सटैंशियल है फिलहाल के लिए। अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को देखें तो तकरीबन 68% इनकी डोमेस्टिक रेवेन्यू है और बाकी की रेवेन्यूज़ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट विदेशी हैं, वहाँ पर भी यूएस सिग्निफिकेंट रखता है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में बड़ा कट नज़र आ रहा है। ओके, बड़ा कट नज़र आ रहा है इस समय वारी एनर्जीज़ में। शुक्रिया आप आशीष। राजेश जी, इस गिरावट में बाय करेंगे क्या राजेश अग्रवाल जी वारी में? जी नहीं, मैं अवॉइड करूंगा। अब ये तो अभी जो टैरिफ की नई इनके जो नई जांच पड़ताल आई है वो अलग बात है, बट जब से ट्रम्प 2 चालू हुआ, ट्रम्प 2.0, तब से ही आपने अगर ध्यान हो तो ट्रम्प साहब ने लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के अगेंस्ट में कई बार कहा है। और अब जो ये चाइनीज और ये सब चीजें जो नहीं निकल कर आ रही है वारी में, मैं लगता हूँ अगर ये और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई तो दिक्कत रहेगी। तो इस वक्त अवॉइड की सलाह रहेगी। ओके, चलिए फिरू श्रेया, अब आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है उसकी बात करते हैं। आज हमारा एक हम सब ने फिल्में देखी हैं पुरानी और बॉर्डर देखी है और भी कई फिल्में देखी हैं। उसमें एक विमान का हमेशा जिक्र होता है, MiG-21 का, और आई थिंक काफ़ी हमने देखा भी है इस विमान को। आई थिंक इसको आज रिटायर किया जा रहा है 62 साल के बाद। देखिए हर एक जो अच्छी चीज़ होती है उसका कभी ना कभी एक लॉजिकल एंड आता है। तो ये मिग का 62 साल के बाद 1965, 1971 और कारगिल जंग तीनों में ये शामिल था उस वॉर में। और जो रक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया कि ये महज एक विमान नहीं था, ये एक भारत रशिया रिलेशनशिप्स, स्पेशली उस टाइम में जिसके बारे में हम सिर्फ पढ़ते हैं, वो जो कोल्ड वॉर वाला टाइम था, उस वॉर में उस टाइम में ये एक जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण था। और 1965 की भारत पाकिस्तान की युद्ध में पहली बार पार्टिसिपेट किया। 1971 की युद्ध जिसमें बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया। 1999 की कारगिल युद्ध, इसमें रात भर उड़ान करके दुश्मन के छक्के छुड़ाए इसने। 2019 की बालाकोट में एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया। और आखिरी बार हिस्सा एक पोएटिक एंड मिला वीरू, 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में आखिरी बार हिस्सा लिया और एक हीरो को अलविदा। बिल्कुल। आपने कभी देखा है इसको उड़ते हुए अनुज? उड़ते हुए तो नहीं देखा वीरू, मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन हाँ मतलब वैसे जरूर देखा, विजुअल जरूर देखे। सबसे अगर आप देखें, हमारे सामने जो इसने कन्फ्रंट किया या फिर जो जिस सैन्य ऑपरेशन में था, ये मेरे ख्याल से 2019 का अनुज, जब अभिनंदन लड़े थे और F-16 को मार गिराया था। लेकिन मैं 2009 में श्रीनगर में था एक बार, श्रीनगर एयरपोर्ट पे, और मैं अपनी फ़्लाइट कैच कर रहा था क्योंकि वो उस वक्त तो ओपन था एयरपोर्ट, अब तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन उस वक्त 2 MiG-21 लैंड कर रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शोर, ऐसी कंपन, ऐसी फीलिंग कभी नहीं सुनी अनुज। अद्भुत थी। 2 MiG लैंड कर रहे थे। और अब अच्छी बात है अनुज, सुखोई इसके स्थान ले चुका है और माइट बी Su-57 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट, जो सुबह हम सुन रहे थे लक्ष्मण जी को, उनकी जो डायरेक्शन हुई थी HAL की मैनेजमेंट के साथ, वो इसका स्थान ले 5वीं पीढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मेड इन इंडिया पर भी फोकस हो रहा है, तो बिल्कुल। शायद आपने देखा है विमान? ये मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे मूवीज़ में ये फीचर्ड हुआ है, तो वो विजुअल्स देखे हैं मैंने। बिल्कुल। चलिए एक काम करते हैं फिर, इस मौके पर वीरू यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
इसके बाद हम लौटेंगे, मार्केट की बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी से। चलिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। ये हो क्या रहा है मार्केट में आपके हिसाब से? क्यों इतना सेलिंग प्रेशर और कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर लगातार कई दिनों से हमारी मार्केट पर? जहाँ तक मार्केट का सवाल है, अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो मैक्रो सेटअप की वजह से आ रहा है। जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जैसे इवॉल्व हो रहे हैं उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। दूसरा चीज ये था कि अगर हम ओवरऑल मार्केट पे अगर हम देखेंगे तो जो ओवरऑल रिस्क फैक्टर है जिसे हम विक्स के नजरिए से देखते हैं काफी लो लेवल पे था। तो विक्स जो है ये मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज तो 15-16 के करीब होता है और विक्स करीब करीब 9 पे पहुंच गया था। तो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर भी मार्केट का काफी लो था। रिस्क यहाँ से ऑफ कोर्स फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव बढ़ने की आशंकाएं ज्यादा थी। रिस्क फैक्टर बढ़ते हुए भी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसका कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो विक्स बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट एक कॉम्प्लेसेंट जोन में था थोड़े टाइम से। तो उसके हिसाब से जो वहां से जो इंक्रीज होना था विक्स का वो काफी हायर प्रोबेबिलिटी था कि जहां से विक्स घटे। उस हिसाब से रिस्क मार्केट में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, और वो मार्केट फैक्टर करते हुए सेलिंग प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो इतने दिन से जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी हद तक एब्जॉर्ब भी हुआ है। अभी जो एडिशनल सेलिंग आया है ये कैसे पैन आउट होता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जो न्यूज फ्लो अभी जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा है ये कैसे एब्जॉर्ब होगा मार्केट में और इसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स रहेंगे। तो आने वाले दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। विक्स यहाँ से भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी विक्स जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के काफी नीचे है। रिस्क फैक्टर्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो मार्केट में थोड़े और दिन तक सेलिंग प्रेशर रहने की संभावना है। ओके, सेलिंग और रहने की संभावना है। अच्छा नवीन जी, आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? आई मीन आप कभी कभी हम कहते हैं रिस्क को बाय करना चाहिए, फिर थोड़ा डिप्स में बाय करना चाहिए, थोड़ा सा एडिशन करना चाहिए। ये दो स्पेस जो कि हालिया जो भी डेवलपमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पेन में रहे, दैट्स IT एंड नाउ फाइनली अब इन टेरिफ्स के साथ फार्मा, इन दो स्पेस को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या इनमें आप अभी थोड़ा डीप डाउन साइड और खुलता हुआ देख रहे हैं क्या? जहाँ तक ये दोनों स्पेस का सवाल है, एक IT हो गया दूसरा फार्मा हो गया, तो दोनों स्पेसेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दोनों के अपने एडवांटेजेस है, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस है। जो IT सेक्टर है, IT सेक्टर में जो चैलेंज रहा है वो ग्रोथ का रहा है। उसकी वजह से सेक्टर जो है वो ट्रेडिंग जोन में काफी समय से चल रहा है। मतलब लगभग 2 साल से ये सेक्टर ट्रेडिंग जोन में ही रहा है। हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा IT एलोकेशन करीब करीब नेग्लिजिबल ही रहा है लास्ट 2 सालों में, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ के चैलेंजेस रहे और स्पेशली लार्ज कैप में ग्रोथ आया ही नहीं है, राइट? तो वो एक चैलेंज रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल हो रहे हैं। इनका अगर देखेंगे जो अभी लास्ट 12 मंथ्स के ट्रेलिंग के हिसाब से मल्टीपल्स भी काफी कंप्रेस हो चुके हैं, 20-22 के करीब आ चुके हैं, वो भी लार्ज कैप कंपनीज के, तो उस हिसाब से थोड़े रीजनेबल हो गए हैं। डिविडेंड यील्ड ठीक हो गया है। इसके अलावा ये लार्ज कंपनीज बायबैक भी करते हैं, तो वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? इसके अलावा आगे जाके अगर थोड़ी सी ग्रोथ इंप्रूव होती है, Q3 तो वीकर क्वार्टर होता है, लेकिन Q4 ऑनवर्ड्स जो नया गाइडेंस मिलेगा हमें, तो उस हिसाब से IT में थोड़ा सा दिखने की संभावना बन सकती है। फार्मा जो सेक्टर है वो काफी स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर है। वहाँ पे अभी भी जो न्यूज फ्लो है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, जहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, तो कंपनी स्पेसिफिक प्रेशर ज्यादा है। जो जेनेरिक्स है वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल ये स्पेस में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आगे जाके जो जो इश्यूज आए हैं उसका रेजोल्यूशन कैसे निकलता है, क्योंकि ये रेजोल्यूशन आएगा मुझे लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
लेकिन उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरा इंटरेस्ट फार्मा सेक्टर में ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू आईटी सेक्टर, क्योंकि जब चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी उस हिसाब से मतलब ग्रोथ आने की संभावना ज़्यादा है वहाँ पे उस सेक्टर में। और वैल्यूएशंस जो है फार्मा सेक्टर में रीज़नेबल हो रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स में मुझे लग रहा है कि फार्मा में रिटर्न्स बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ओके, आईटी स्पेस से तुलना करें तो फार्मा ज़्यादा बेहतर स्थिति पे लग रहा है अभी फ़िलहाल। नवीन जी गुड आफ्टरनून। अभी थोड़ी देर पहले हम मिग 21 को विदा कर रहे थे और इसी से डिफेंस स्पेस पर मेरा आप से सवाल है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पूरे शिप बिल्डर्स के लिए जिस तरह से सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है, 70,000 करोड़ का इन्फ्यूजन, अब साथ ही हेल्थ जिस तरीके से ऑर्डर विन कर रही है, नई नई डेवलपमेंट्स आप सुन रहे होंगे। ऐसे मूड माहौल में हालांकि आज डिफेंस भी थोड़ा बिकवाली के शिकार हुए हैं, लेकिन डिफेंस एज ए स्पेस आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर क्या एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए इन स्तरों पर? जहाँ तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, मैंने काफी टाइम से व्यू यही मेंटेन किया है कि डिफेंस जो पहले तो सेक्टर तो हुआ ही नहीं करता था और लास्ट 4 साल में काफी इम्पोर्टेंट सेक्टर हो गया है। दो कारण है ऑब्वियसली, यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से ऑब्वियसली इनके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा जो एडवांटेज ये भी है कि ये सेक्टर में कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से ये एक क्रिटिकल सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन होना जरूरी है। यहाँ पे एलोकेशन या दिस लेवल ऑब्वियसली वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, राइट? शिप बिल्डर्स में एलोकेशन ऑब्वियसली कर सकते हैं कंपेयर टू प्रोबेबली अदर स्पेसेस, बट ओवरऑल मैं ये बताऊंगा कि डिफेंस सेक्टर में थोड़ा एलोकेशन रहना जरूरी है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। जैसे कि अगर हम 3 साल पहले जाकर देखेंगे, अगर एक दूसरे एसेट क्लास हो जाता है, लेकिन जैसे गोल्ड में स्ट्रक्चरल स्टोरी बना के ग्लोबली सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में कंसिस्टेंट एलोकेशन चालू किया जिसकी वजह से गोल्ड बिकेम एन इम्पोर्टेंट एसेट क्लास। वैसे डिफेंस सेक्टर भी एक ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन रखना जरूरी है। यहीं से जो आपने गोल्ड की बात छेड़ी नवीन जी, आप प्रीशियस मेटल्स को देखते हुए आई मीन 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर चीज़ें अलार्मिंग हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस जेम्स देखिए, लुक एट कल्याण, लुक एट टाइटन। एक तरफ आपका मुथूट है, मन्नापुरम है एंड सम गोल्ड फाइनेंस बैंक्स, फेडरल बैंक। कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप इस पूरे स्पेस को इस वक्त? अनदर इंप्रेशन ऑफ आई मीन गोल्ड एट 1.13। जहाँ तक ज्वेलर्स का सवाल है तो वो डिफरेंट स्पेस हो जाता है और कंज्यूमेबल स्पेस हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो इन चैलेंज ये स्पेस का ये आता है कि जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उनका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन परचेसिंग पावर लोगों की कम हो जाती है, राइट? तो वॉल्यूम्स थोड़े से गिरते हैं। गोल्ड का ग्लोबल बेनिफिट ये है कि इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं गोल्ड को एज एन इम्पोर्टेंट एसेट क्लास, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन जो इंडियन कंपनीज है वो ऑब्वियसली आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल बाइंग एंड ज्वेलरी और ये स्पेसेस में, और उनका जो बेनिफिट होता है मेकिंग चार्ज और ये सब चीजों की वजह से होता है। तो जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे और वॉल्यूम थोड़े से प्रेशर में रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी गोल्ड में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मार्जिन्स मीडियम टर्म में श्रिंक हो सकते हैं फॉर दीज कंपनीज। हालांकि आपका वैल्यू बढ़ रहा है एंड उसके परसेंटेज के हिसाब से एब्सोल्यूट मार्जिन बढ़ने चाहिए जब, लेकिन वॉल्यूम में प्रेशर आता है तो कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी बढ़ता है एंड थोड़ा सा चांस ये होता है कि जो मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज शिफ्ट होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स इन्वेंट्री बेनिफिट्स पाते हैं जबकि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स गोल्ड लीज के बेसिस पे अपना बिजनेस करते हैं, तो उनका जो प्राइमरी है वो मार्जिन है, जबकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास इन्वेंट्री गेन्स प्लस मार्जिन्स का बेनिफिट आता है एंड उनके जो चार्जेस भी थोड़े से लोअर होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनका वॉल्यूम और मार्जिन्स हिट होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है ये सिनेरियो में, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा ऑन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बेट बनते रहता है इस स्पेस। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्पेस में इंटरेस्टिंग बेट्स हो सकते हैं। वैसे नवीन जी, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे ब्रॉडर मार्केट से गिरावट को लेकर, जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर और मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल आपके सामने है।
ब्रेथ काफ़ी ख़राब है और ये अक्सर देखा गया है कि जब मार्केट में बिकवाली हावी होती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा डेंट वहाँ पड़ता है। जो हैविली इन्वेस्टेड होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, वो कैसे अप्रोच करें और कैसे इसको मेंटेन करें, क्या हिदायत उनको? जहाँ तक स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस का सवाल है, ये साल काफी टफ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में। एक दो महीने अच्छे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये साल टफ ही रहा है। ईयर टिल डेट देखे या 1 ईयर रिटर्न्स देखे, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में रिटर्न्स बने नहीं है। दूसरा चीज ये है कि ये स्पेस जो है वो ओवरसोल्ड जोन में वापस जा चुका है। बीच में थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन ये स्पेस अभी काफी ओवरसोल्ड जोन में है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स काउंट करें जो मोर देन 20% करेक्ट हुए हैं फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाइज, तो ये काफी बड़ा नंबर होगा। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन जो है ये स्पेस में रीजनेबल है अभी का। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे कि अगर जो अभी जो चेंजेस आए हैं, जीएसटी कट्स आए हैं और उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूव होता है, कंजम्पशन में बूस्ट आता है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 से 12 महीने स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस के लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो डी रेट हुए हैं स्टॉक्स, उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि वहां पे री रेटिंग की संभावना काफी ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप स्पेस। और ये काफी अच्छा अक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप्स, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेकर दिसंबर तक हम अक्यूमुलेट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर ऑनवर्ड स्मॉल कैप में रैली आने की संभावना मुझे काफी ज्यादा दिखती है। और फिर रिटर्न्स जो होंगे वो 2026 में वो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आएंगे और लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस आज बातचीत में शामिल हुए। डिफ़िकल्ट है बाज़ार, फिर भी आपने थोड़ा नेविगेट करने की कोशिश करी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको नवमी और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, और हैव अ नाइस वीकेंड सर। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा और हम डे लो पर क्लोज हो रहे हैं और बैंक निफ्टी पे अनुज मोर और लेस डे लो पे ही क्लोज हो रहे हैं। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को और मंडे के लिए भी अनुज? मैं स्ट्रैटेजी पर आऊँ उससे पहले एक बार आपको फार्मा इंडेक्स दिखाता हूँ वीरू, और ये देखिएगा आप स्क्रीन पर, ये अब करीब करीब 2% नीचे है, लेकिन इसका वीक टू डेट चार्ट देखिए 5.5% नीचे। तो मतलब ऐसा नहीं है, मार्केट को पहले से शायद कुछ डर था, लेकिन उसके बावजूद ये इंडेक्स आज इतना गिरा। देखिए वीरू, मैं सच बताऊँ ना, इस मार्केट में क्या ही स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप। लॉन्ग करने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि मार्केट इस तरीके का है, और शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं है, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट है। तो बिना पोजीशन के घर जाएं, अब मंडे को फिर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो पूरी रैली जिस पेस से बढ़ी थी उसी पेस से वापस आई है। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। एक बार जरा निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रखिए, देखिए जिस पेस से निफ्टी ऊपर गया था उसी पेस से नीचे आया है। और ये देखिए, ये इनफैक्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा पेस से बल्कि नीचे आया है। तो दिक्कत है बाजार, विदाउट अ डाउट दिक्कत है बाज़ार में। और इस प्राइस पे याद रखिएगा ना फर्दर शॉर्ट की व्यू है और स्ट्रेटजी में, और ना यहाँ पे लॉन्ग का तो खैर बात ही क्या करें। अब एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं BTST STBT चुनाव विशेषज्ञों का होगा। मानस जी, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, डिलीवरी में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 446 के प्राइस चल रहे हैं, 453 के स्टॉप लॉस से एक सेल ट्रेड लेना है। 430 430 रुपए के टारगेट से सेल कॉल ही अब एक्सपेक्टेड है। रचना जी बताइए, क्या कैरी करेंगी मंडे के लिए? जी देखिए, मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है। इट डजंट वांट टू स्टॉप फ्रॉम फॉलिंग, इट वांट्स टू गो डाउन फर्दर। तो हमें वही करना है जो वो कर रही है। हम 7500 पे अपोलो हॉस्पिटल पे फ्यूचर्स पे बैठे हुए हैं, जिसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम 7600 का एसएल सस्टेन कर पाएंगे, तो डाउनसाइड पे हम यहाँ पे 7400 एंड 7350 दो टारगेट्स के लिए डाउनसाइड पे इस फ्यूचर्स को प्ले कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय रचना जी की ट्रेड हो गई अपोलो हॉस्पिटल स्पेस सेल कॉल। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? शॉर्ट, और वो रहेगा AB कैपिटल। यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन नजर आ रहा है, तो मतलब बिकवाली अभी शुरू होगी। ट्रेड कर रहा है 279.35 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 282। दैट्स इट। 2-2.5 3 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। डाउनसाइड 270 पॉसिबल है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में AB कैपिटल शॉर्ट। ओके, AB कैपिटल
कविता जी आप क्या पिक कर रहे हैं? शॉर्ट सो कैम्स मुझे लग रहा है यहाँ फर्दर गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। एज ऑफ नाउ 3798 के लेवल पर है। सो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3700 3650 इसके पॉसिबल मूव दिखते हैं डाउन साइड में। तो आप कैम्स को शॉर्ट कर सकते हैं अंटिल काउंटर 3850 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट में बने रह सकते हैं। आप चाहे तो 3800 के अक्टूबर के पुट के साथ इसे पोजिशनिंग कर सकते हैं for the price move of 140 and 150 with the stop loss of 90. ओके, कैम्प्स पर एसटीबीटी कविता जी की बताइए। राजेश सातपते जी क्या शॉर्ट करेंगे मंडे के लिए? श्रेय देखिए शॉर्ट ही करेंगे बाजार ही खराब है। हेवल शॉर्ट करेंगे, मुझे लगता है आज एक सीरियस ब्रेकडाउन है, 1550 का सपोर्ट था वो भी तोड़ा है और ये मोमेंटम प्रोबेबली थोड़ा और कंटिन्यू होगा डाउन साइड। तो हेवल शॉर्ट करे, 1530 का स्टॉप लॉस रखे और एसटीबीटी का टारगेट होगा करीबन 1470 से लेके 1450। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ एसटीबीटी ट्रेड्स आपके लिए। सभी एसटीबीटी हैं तो बीटीएसटी बोलने का मतलब नहीं। यतिन के पास चलते हैं, शायद डीलिंग रूम से कोई बीटीएसटी मिला हो या वहाँ से भी दोनों एसटीबीटी हैं। यतिन गुड आफ्टरनून। तो आज वो हमारे कॉलीग हैं निमेश भाई, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। आज तो बहुत बड़ा सेल ऑफ था, तो मैंने उनको बोला कि आप वो डीलिंग रूम पल्स करते हैं, हम डीलिंग रूम चेक करते हैं। मैंने बोला आज पल्स तो आपको मिली नहीं होगी काफ़ी सारे डीलर्स की, जो हिसाब से आज सेल ऑफ है। लेकिन बहरहाल दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें ऑब्वियसली दोनों ही स्टॉक्स प्रेशर में हैं और डीलर्स को लगता है कि शायद मंडे को भी थोड़ा प्रेशर एक्सेलरेट हो, क्योंकि टिपिकली आप पूरे वीक का पे इन पे आउट मंडे को करते हैं। तो एक तो है यूपीएल जहां काफ़ी सारे एचएनआईस का सेलिंग प्रेशर है और डीलर्स को लगता है शायद 635 तक के नीचे में टारगेट्स, 640 तक के नीचे में टारगेट्स आते हुए नज़र पड़े सितंबर फ्यूचर्स के लिए। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ भी एक स्टॉक है जहां फंड सेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो अपना स्टॉप लॉस लगाएं बहुत केयरफुली। और यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 17,200 के लक्ष्य संभव है। ओके, डिक्सन टेक में भी बिकवाली की राय और दोनों ही यूपीएल में भी बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से आती हुई। आलम बाजार का खराब है, लाल रंग में सना बाजार और लगा था आज वीरेंद्र जी के परिधान सबका हरा होगा तो कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखेगी बाजार में, वो होती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन क्या पूछूं आपसे एफएनओ सेटअप के बारे में, काफ़ी बेरिश ही होगा। कंपटीशन दे रही है आपको। आज का परिधान तो छोड़िए, मेरे को तो सोमवार का डर लग रहा है। उस दिन भी आपने कहा पिकॉक ग्रीन पहन के आना है, आज कह रहे में ये हाल हुआ है, तो सोमवार के पिकॉक ग्रीन में क्या होगा। खैर ठीक है श्रेया, ऐसा फेस भी आता है। मेरे ख्याल से आपने पहली बार देखा, हमारा तो खैर हमने बहुत बार देख लिया, क्यों अनुज? बट एक बात है, ये फेस याद रखिएगा, जब अच्छे दिन आते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या हुआ। एक दिन याद था मुझे वो 2007 का श्रेया, 2007 में सेंसेक्स रोज लगभग 1000 पॉइंट भागता था रोज। हर शाम को हम केक काटते थे, हर रोज शाम को। फिर उसके बाद 2008 आया, 6563 का निफ्टी जनवरी में 2253 का धनतेरस पे हो गया। वो अच्छी तरीके से याद है मेरे ख्याल से, अनुज वो टफेस्ट फेज था ना हमारे करियर का, और फिर वो 2253 का निफ्टी। आई थिंक वो टफ था, कोविड प्राइस डैमेज के हिसाब से शायद उससे भी ज़्यादा टफ था। लेकिन हाँ, लेकिन कोविड की रिकवरी बहुत शार्प थी। कोविड की रिकवरी बहुत शार्प थी, वो उससे ज़्यादा फास्ट शार्प थी। वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाला वो थोड़ा सा फेज जो था, उसको रिकवरी होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। बिल्कुल, विदाउट डाउट। हाँ जी हाँ, खैर ठीक है, टफ टाइम आता है मार्केट पे तो डिमोरलाइज नहीं होना है। खैर, और जो SIP इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये घड़ी भी अच्छी है, ऊपर वाली घड़ी भी अच्छी थी। खैर मैं आता हूँ अब आपके प्रश्न पे श्रेया, और आज की ब्रेथ बहुत ही ख़राब, और लॉन्ग 8, शॉर्ट कवरिंग 4, शॉर्ट लगभग 82 और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी करंट सीरीज में भी जो प्रॉफिट्स थे वो कैश में कन्वर्ट हो रहे थे। कुछ यही रुझान कल भी था। L&T, ITC, आयशर मोटर्स, HDFC लाइफ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कल वाली स्ट्रेंथ को कैरी किया। L&T में न्यूज़ फ्लो के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। नुआमा वेल्थ, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सम्मान कैपिटल, BSE, इन सभी काउंटर्स में स्ट्रेंथ थी। दैट्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट बिल्टअप था PB इन्फोटेक में, सेल, दिवीज लैब, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और M&M का क्रैक होना आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो मायूस कर रहा था। बाकी वोडाफोन इंडिया में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। लॉरस ने आज सबसे बड़ा डैमेज दिया फार्मा में। इसने एकदम से एक बहुत ही एग्रेसिव ट्रेजेक्ट्री से एक फॉल दिया और अपने 50 डेमा को वायलेट किया। HFCL, PNB, हाउसिंग, बायोकॉन, सब में काफ़ी बड़ा क्रैक था। लेट्स चेक एक बार M&M को देख लेते हैं बस। M&M 3360, 3390 आज टेस्ट करता हुआ एक पॉसिबली, मैं लास्ट अपनी तरफ से चेक ले रहा हूँ मानस,
ये वो एवरेज है जिस पे M&M अमूमन एक बॉटम बनाता है, एटलीस्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अब तक तो बनाया है। आपकी रीडिंग क्या होगी मंडे मॉर्निंग? देखिए थोड़ा सा पैटर्न तो नेगेटिव है। अगर आप वीकली और मंथली चार्ट पे ये देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो करेक्शन है ये थोड़ा सा डीप और हो सकता है। शायद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 3275 के आसपास है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, थोड़ा वेट करें। अगर लोअर लेवल पे सपोर्ट लेगा तो खरीदारी करेंगे, बट करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वीकनेस बढ़ सकती है। ओके, वीकनेस बढ़ सकती है। चलिए एक बार बैन अपडेट लेते हैं, उसके बाद अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पर बात होगी। सम्मान कैपिटल बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, बॉर्डर लाइन केस है, लेकिन 79% पोजीशनिंग यहाँ पर। बंधन बैंक बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन 95% पोजीशन यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो चुकी हैं। कंचन के पास चलते हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स के लिए। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरुआत मंडे के साथ कर लेते हैं, यानी कि 29 सितंबर। यहाँ पे इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है अगस्त का, वो भी आपको 29 सितंबर को ही आता हुआ दिखाई देगा। चाइना के लिहाज से चाइना का कॉम्पोजिट PMI का डेटा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और 30 सितंबर की बात करते हैं। यहाँ पे फेडरल का फिस्कल डेफिसिट का जो डेटा है वो आने वाला है। यूएस का हाउस प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो भी हमें 30 सितंबर को ही आता हुआ नजर आएगा। और जॉल्ट की जॉब ओपनिंग्स का डेटा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी दिन आता हुआ नजर आएगा। 1 अक्टूबर यानी कि वेडनेसडे, यहाँ पे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, इसलिए ये दिन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट जितनी भी ऑटो कंपनीज है वो अपने सितंबर के जो भी नंबर्स रहे हैं सेल्स के, इस दिन आपको प्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। इंडिया और यूएस दोनों का ही S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा भी आपको 1 अक्टूबर को ही आता हुआ दिखाई देगा। 2 अक्टूबर आपको खासा ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि जो इंडिया का मार्केट है वो बंद है, छुट्टी है आप सभी की दशहरा और गांधी जयंती के लिहाज से। साथ में चाइना का मार्केट भी जो है वो नेशनल डे के इस पे बंद है, और साथ में यूएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो आने वाला है। 3 अक्टूबर की तरफ बढ़ा जाए तो चाइना का मार्केट यहाँ पे फिर से बंद है, नेशनल हॉलीडे है, और यूएस का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है वो आएगा। तो नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो ये इस समय ट्रिगर्स अगले हफ्ते के। शुक्रिया कंचन। अब राजेश जी बताइए, थोड़ा मूड को लाइट करते हैं, क्या देखें वीकेंड पे? जी बिल्कुल सही कहा आपने अनुज जी, जिस तरीके का मूड माहौल है उसे लाइट करना बहुत जरूरी है। तो अगर OTT की बात की जाए तो कुछ मूवीज जो थिएटर में रिलीज हुई थी वो OTT पे आ रही है, जैसे धड़क 2, सिद्धांत चतुर्थी और तृप्ति डिमरी की, सन ऑफ सरदार 2, अजय देवगन, मृणाल ठाकुर की, हृदय पूर्वम मोहनलाल की, वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि उसमें एक बहुत शानदार स्टोरी है एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवर का, उसके डोनर फैमिली के साथ जो रिलेशंस होते हैं उसमें। इसके अलावा जो नई OTT रिलीज है, नई इन द सेंस की जो थिएटर्स से नहीं होके ओरिजिनल कंटेंट का हूँ, तो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है, जो एक चैट शो का, सेलिब्रिटी टॉक शो कहा जा सकता है, जिसमें बड़े नाम है, काजोल, ट्विंकल खन्ना, सलमान खान, आमिर खान, आलिया भट्ट, गोविंदा। तो वो कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है। एक जानवर करके बीस्ट विद इन हिंदी क्राइम सीरीज है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एक सरकटी लाश और सोने की चोरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और एक मिर्गिया द हंट है जो बहुत अच्छी एक्शन थ्रिलर है, जिसमें कैलकाटा का बैकड्रॉप है, कैलकाटा में मर्डर होता है, कुछ यूपी के गैंगस्टर्स हैं, वो सबको दिखाया गया है। ये एक बहुत अच्छा हो सकता है। थिएटर की बात की जाए तो दे कॉल हिम ओजी, जिसमें पवन कल्याण और इमरान हाशमी की पहली साउथ इंडियन मूवी कही जा सकती है। एक ट्रेडेड मॉबस्टर है जो कि 10 साल के बाद अपनी टेरिटरी में वापस आ रहा है। ये मल्टी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो हिंदी में भी अवेलेबल है। उसके अलावा एक कार्टून मूवी जो हमेशा कुछ ना कुछ श्रेया के लिए तो बिल्कुल रहती है, शिनचैन, वो आने वाली है, वो आई हुई है, वो देखी जा सकती है। जापानीज एनिमेटेड कॉमेडी है। और नवरात्रि की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो, कैलकाटा की बात हो, बंगाली फिल्म्स की बात ना हो, तो ये तो अधूरी कहानी हो जाएगी। बहुत सारी बहुत अच्छी बंगाली मूवीज इस हफ्ते लाइनअप है। उसमें 2-3 जो बहुत तगड़े स्टार कास्ट के साथ है, उसमें एक रघु डाकात है, जिसमें देव सोहिनी सरकार, रूपा गांगुली है, जो 18वीं शताब्दी में एक डाकू था, जिसने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ मोर्चा खोला।
उसके ऊपर स्टोरी है। दूसरी अगेन वही 18वीं शताब्दी की देवी चौधरानी जो बंकिम चट्टोपाध्याय के नॉवेल पे है, उसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है जिसमें श्रावंती चैटर्जी, प्रसन्नजीत है। और तीसरी एक क्राइम सस्पेंस सुपर कॉप स्टोरी है जो रक्त बीज करके पहले आई थी, उसकी सीक्वल है। वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें मिमी है, इंडियो बांग्लादेश रिलेशंस पे किस तरीके से टेररिज्म हावी हो रहा है उस पे है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो देखने लायक है। हालांकि मैं इसमें से कुछ भी इस हफ्ते देखने का समय नहीं निकाल पाऊंगा, बट दर्शकों के लिए ही है। आप तो बिजी होंगे पंडाल हॉपिंग में राजेश अग्रवाल जी। वैसे मैंने ना नरसिम्हा महाअवतार देखी, एनिमेटेड मूवी है, तो वो आई थी नेटफ्लिक्स पे, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब सिंचैन भी अगर वक्त मिला तो देखूंगी, और ये रक्त बीज 2 भी अच्छी लग रही है मुझे फिलहाल तो। श्रेया जी एक ओटीटी पे हनुमान करके एक है, पुरानी, मैंने कुछ एक आध महीने पहले रिलीज हुई, उसे आप अवश्य देखना, उसे आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ मूवीज़ की बात हुई, खेल का मैदान हो गया हो या ब्रांड का किंग, कोहली का बल्ला जमकर बोलता है और रणवीर सिंह और किंग खान का जलवा कोई कम नहीं है। सेलिब्रिटी ब्रांड की वैल्यू को समझते हैं। कंचन कुछ रिसर्च लेकर आई है, कंचन बताइए क्या रिसर्च की है आपने? जी डेफिनेटली, अगर बॉलीवुड हो या फिर ब्रांड हो, जो उनका मीटर है वो हमें तेजी से जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर साल 2024 की बात करी जाए तो टोटल सेलिब्रिटी की जो ब्रांड वैल्यू है वो हमें करीबन $2 बिलियन के पास जो है पहुंचती हुई दिखाई दी है। कुछ सितारे आपकी स्क्रीन पे पेश करती हूँ जहां से आपको पता चलेगा कि कौन से पायदान पे इस टाइम पे कौन सा सितारा है। सबसे पहले वो टॉप स्टार्स लेके आते हैं जो कि ब्रांड वैल्यू में सबसे आगे है। सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का, जिनकी हमें ब्रांड वैल्यू में साल दर साल 2% की हमें बढ़त देखने को मिली है। करीबन $231 मिलियन पे ये जो नंबर है वो पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे पायदान में नंबर आता है रणवीर कोहली का। इनमें इनकी हालांकि ब्रांड वैल्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी 2 नंबर का जो पायदान है वो घेरे बैठे हुए हैं। $170 मिलियन का यहाँ पे ब्रांड वैल्यू है। शाहरुख खान नाम ये तो छूट ही नहीं सकता है। तीसरे नंबर पे इनका नाम आता है $145 मिलियन की इनकी ब्रांड वैल्यू है। आलिया भट्ट $116 मिलियन, जहां पे 15% की ग्रोथ देखने को मिली है सीधी। और सचिन तेंदुलकर यहां पे $112 मिलियन की इनकी ब्रांड वैल्यू है। अब ये तो हमने टॉप सेलिब्रिटीज की बात करी, अब देखते हैं कि सबसे पहले जो सीढ़ियां हैं वो कौन चढ़ता हुआ नजर आया है। 3 नाम आपके सामने पेश करना चाहूंगी। सबसे पहले नाम आता है कृति सनन का, 19वां पायदान है इनके पास, लेकिन 27 में से इन्होंने सीधा 1 साल के अंदर 19वें में जंप मारा है। तो फास्टेस्ट क्लाइंबर में नाम शुमार होना तो काफी ज्यादा डेफिनेट है। तमन्ना भाटिया 28 से सीधा 21वें पायदान पे आई है, और अनन्या पांडे 46 रैंक थी इनकी, जहां से इन्होंने छलांग मारी है सीधा 25वें पायदान पे। अब देखिए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज की बात तो हमने कर ली है, लेकिन काफी सारे स्पोर्ट्स के सितारे भी हैं जो इस नाम में शामिल है। सचिन तेंदुलकर नाम मैंने आपको पहले ही बताया था। MS धोनी 7वें पायदान पे अपनी पोजीशन को इस टाइम पे बरकरार करके बैठे हैं। रोहित शर्मा 7वां पायदान इनका है, करीबन $50 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कंचन, अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताने के लिए। ब्रांड वैल्यू में किस तरीके से तब्दील हो रही हैं चीज़ें। क्लोजिंग तरफ बढ़ते हैं अब, और मार्केट की काफ़ी डिसअपॉइंटिंग क्लोजिंग, 24,665 पे हम क्लोज हो रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग क्लोजिंग श्रेया, स्पेशली अगर आप लॉन्ग है तो। देखिए, अगर आप शॉर्ट हैं तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। 24,668 पर निफ्टी 222 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT देखिए आप, ऑलमोस्ट 2.5% नीचे था आज ये। निफ्टी बैंक ये भी करीब 1% नीचे रहा। इसके अलावा आप मिड कैप देखिए 2% नीचे, स्मॉल कैप 2.25% नीचे। एडवांस डिक्लाइन देखिए आज का, 500 बढ़ने वाले शेयर, करीब 2400 गिरने वाले शेयर, बहुत ही ख़राब एडवांस डिक्लाइन। सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं, अब देखते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट आई, किन सेक्टर्स में। IT ने लीड किया 2.25%, फार्मा भी 2.25%, माफ़ कीजिएगा, डिफेंस में 2% की गिरावट थी, मेटल्स 2% नीचे थे। PSU बैंक्स जो अब तक अच्छा कर रहे थे 0.25%, यहाँ पर भी गिरावट आई। और कैपिटल मार्केट इंडेक्स ये भी करीब 1% नीचे था। और ये हालत है कि एक भी सेक्टोरल गेनर नहीं था आज मार्केट में, एक भी सेक्टोरल गेनर नहीं था। स्टॉक्स पे आते हैं, निफ्टी के जो लूजर्स थे उसमें सबसे ऊपर इंडसइंड बैंक 4% नीचे। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्रैक हुआ आज बुरी तरीके से, 0.4% का डेंट पड़ा यहाँ पर। इटर्नल 3% नीचे था। टाटा स्टील में बड़ी गिरावट आई, करीब 3% की। बजाज फाइनेंस 0.3% गिरा। और सन फार्मा ये भी करीब 2.5% गिरा। सुबह एक बार लग रहा था कि शायद रिकवर होगा, लेकिन हो नहीं पाया। लार्सन एंड ट्यूब्रो आज का हीरो ऑफ द डे, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ हायर लेवल से, फिर भी 2.5% के गेंस के साथ घर जा रहा है।
टाटा मोटर्स में ठीक ठाक रैली थी 1.5% की, ITC 1.25% ऊपर था आज की ट्रेड में, आयशर मोटर्स यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग थी। रिलायंस ने कोशिश की कुछ हद तक मार्केट को संभालने की, संभाल नहीं पाया, वो अलग बात है। और मारुति सुजुकी इस वीक बाजार में भी इसने आज एक ऑल टाइम हाई लगाया। तो ये है आज की मार्केट की क्लोजिंग। पैनल को रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। सभी को वीकेंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीरू, आपको भी वीकेंड आपका अच्छा बीते, श्रेया आपका भी वीकेंड अच्छा बीते, सबका अच्छा बीते अनुज, सब दर्शकों के लिए अच्छा वीकेंड बीते। अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल। और 22 तारीख को हफ्ता शुरू हुआ था, GST की नई दरें लगी थी, सामान भी सस्ता हो गया, शेयर भी सस्ता हो गया, हफ्ते के अंत तक आते हैं। खैर ये भी दौर है, ये भी गुजर जाएगा। और इसी पे मैं एक बात कहना चाहूँगी वीरेंद्र जी की मुश्किल उनसे वफा हो गई, मुश्किल उनसे वफा हो गई। कुछ ऐसा किया उन्होंने कि दर्द ही दवा हो गई। और आलम ऐसा है कि लाल रंग में सना है बाजार, अब माँ जगदम्बा ही लगाए पार। वेरी गुड गुड। लगता है आजकल श्रेया बल्ले मरान के चक्कर लगा रही हैं। मैं आपको कंपटीशन देने का सोच रही हूँ। श्रेया आपको कंपटीशन दे रही है। वैसे वीरू जो आपकी सुबह की कमेंट्री थी ना, सुबह वाली जो कमेंट्री थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही है। दर्द में आदमी दवा लेता है, आज दवा खुद दर्द में। तो हाँ बिल्कुल, पूरा मार्केट खैर दर्द में है। खैर जैसा वीरू आपने बोला ना, वैसे सच बताऊँ तो मैं, ये फेज़ है मार्केट का। और इसको हमें एक चीज़ समझना होगा कि मार्केट में ऐसे फेज़ पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। और मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक ख़राब फेज़ के बाद एक अच्छा फेज़ आता है। वो एक बार ये मैं इस कहानी को बार बार रिपीट करता हूँ। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई एक लाइन बताओ जिससे अगर मैं बहुत खुश हूँ तो दुखी हो जाऊँ और बहुत दुखी हूँ तो खुश हो जाऊँ। तो बीरबल जी ने जवाब दिया, दिस टू शैल पास। तो ठीक है, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, वक्त है, गुजर जाएगा ये भी। जी हाँ, वक्त है, गुजर जाएगा। और वीकेंड वैसे भी बहुत अच्छा होता है, सेलिब्रेट कीजिए। बाकी विकल्प क्या क्या हैं आपके पास, और कुछ नहीं तो रामलीला, है ना। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और आपसे अगली हफ्ते मुलाकात होगी। कोई प्रश्न हो आपका इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड से संबंधित, ज़रूर पूछिएगा मार्केट का पंचनामा में अनुज और श्रेया के साथ। सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।